So we are starting with question number 1. There are 5 boys along with Andy and Monty are to be arranged in a line. Find the total ways to arrange such that Andy and Monty are always together. क्वेश्चन समझ पा रहे हैं अपने कि टोटल कितने लोग हैं? 5. उन 5 में से 2 लोग कौन है? एक एंडी है, एक मॉन्टी है, और उसके अलावा सपोज बी सी डी और भी 3 लोग हैं. ठीक है, मुझे ऐसे नंबर ऑफ वेज निकालने हैं जिसमें एंडी और मॉन्टी हमेशा क्या आ जाए? आपके एक साथ आ जाए. एंडी और मॉन्टी क्या आ जाए? आपके एक साथ आ जाए. ठीक है, तो इसको बोला जाता है बेटा स्ट्रिंग मेथड. बेशक हेडिंग डालने तो डाल लेना. जो इस तरह के सिनेरियोज आते हैं जहां पे मैं चीजों को एक साथ रखना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग मेथड. और स्ट्रिंग मेथड का मतलब ये है कि आप एंडी और मॉन्टी को ना एक मान लो, कि वो आपके लिए 2 अलग अलग लोग ना हो, कि उनको आपको एक साथ रखना है. एक साथ रखना है तो कंसिडर देम एज वन सिंगल यूनिट. एंड जो बचे हुए लोग हैं आपके बी सी डी, उनको आप अलग अलग हैं ही, वो तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. अब अगर मैं एंडी और मॉन्टी को अलग अलग ना मानने की बजाय एक सिंगल आदमी मानता हूं, तो मैं क्या कहता हूं? मुझे 4 अरेंजमेंट्स करने हैं. लास्ट क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, n ऑब्जेक्ट्स और उनको n प्लेसेस पर अगर मुझे बिठाना हो तो हम कितने वेज से उनको अरेंज कर सकते थे? n फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते थे. भाई 4 लोगों को अगर 4 प्लेसेस फिल करने हैं 4 लोगों से, तो 4 लोगों से अगर मुझे 4 पोजीशंस को फिल करना है तो दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज बेटा? 4 फैक्टोरियल वेज. दैट कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल वेज. सो उन 4 फैक्टोरियल वेज में आपने, जब मैं बोलूंगा ना आज की क्लास में, ज्यादातर चीज आपको नोट करनी होगी. ठीक है, आप अपने लिए वो सारी स्टेटमेंट्स लिखते रहना ताकि आप इजीली याद रख पाओ. अभी तो समझ में आएगा क्लास में, पर दोबारा जब क्लास नोट्स रेफर करो तो शायद समझ आए मैंने 4 फैक्टोरियल क्यों लिखा. तो सबसे पहले मैंने क्या करा? आई हैव कंसिडर्ड एंडी एंड मॉन्टी एज वन सिंगल एंटिटी. और फिर मेरे को 4 प्लेसेस फिल करने थे 4 ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, तो दैट कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल वेज. उसमें कोई डाउट नहीं है. बट एंडी और मॉन्टी को जो साथ साथ रखना था, वो या तो इस तरीके से रख सकते हैं कि पहले एंडी आए फिर मॉन्टी आए. एक पॉसिबिलिटी ये भी है हमारी कि मॉन्टी आए फिर एंडी आए, फिर बीसीडी जहां पर आएंगे वो आते रहेंगे. यानी इनके इंटरनल अरेंजमेंट को भी मुझे देखना है. मुझे इनके इंटरनल अरेंजमेंट को भी देखना है. और इंटरनल अरेंजमेंट जब मैं देखता हूं तो 2 लोगों को 2 प्लेसेस पे बिठाना है. दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? 2 फैक्टोरियल वेज. इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को. सो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वेज? कोई आंसर करेगा? मुझे अनम्यूट करके आंसर करो बेटा. व्हाट? 4 factorial into 2 फैक्टोरियल. चलता है. सो दीज आर दी टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें हम एंडी और मॉन्टी को एक साथ रख सकते हैं. आज की जो क्लास का टास्क है ना, वो लोगों को एक साथ रखना, गैप्स को फिल करना. हम उस तरह के सिनेरियोज में ही ज्यादा डील करेंगे. तो सबसे पहले जो हमने समझा वो क्या है कि अगर मुझे 2 ऑब्जेक्ट्स को या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक साथ बिठाना है, सो वी विल ऑलवेज कंसिडर देम एज अ सिंगल एंटिटी, कि उनको एक बॉक्स मान लो और बाकी चीजों को अरेंज कर लो पहले, और फिर उनके क्या देखेंगे? हम इंटरनल अरेंजमेंट्स देखेंगे. कोई डाउट है यहां तक तो पहले वो बताना मुझे. चल सकता है आगे? किसी का कोई डाउट इस पार्ट में? सेकंड पार्ट पढ़ो. There are total ways to arrange such that Andy and Monty are never together. आपके दिमाग में क्या अप्रोच आती है? कोई अनम्यूट करके बोलेगा. पहले आपके दिमाग में जो अप्रोच आती है मैं वो सुनना चाहता हूं. हम 2 अप्रोच से इस क्वेश्चन को करेंगे. सर मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, टोटल माइनस जो फर्स्ट पार्ट में आंसर आया. बिल्कुल कर सकते हैं. इस क्वेश्चन के लिए वो इजी हो गया बिकॉज पहला पार्ट में हम ऐसी चीजें निकाल चुके थे जहां वो साथ बैठे हैं. ऑब्वियसली हमेशा ऐसा पार्ट नहीं मिलेगा क्वेश्चन में कि पहले हम क्या कर चुके हैं, उनको एक साथ बिठा चुके हूं और फिर मैं उन केस के वेज निकालना चाहता हूं जो वो साथ ना हो. हमेशा नहीं होगा. तो यस, पहले मैं आपके अप्रोच से एग्री करता हूं. चलो पहले मैं उसी अप्रोच से आंसर देता हूं. तो मैंने बोला वी ऑल शुड एग्री टू दिस कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज is equal to the number of ways in which Andy and Monty are together plus number of ways in which Andy and Monty are not together. इस पे सब एग्री करते हैं बेटा? भाई जो भी आप अरेंजमेंट्स बनाओगे वो 2 ही तरह के अरेंजमेंट्स में क्लासिफाई हो सकता है. या तो उनमें एंटी मॉन्टी एक साथ बैठे होंगे या फिर एक साथ नहीं बैठे होंगे.
और दोनों को मिलाऊं तो आई शुड गेट माई टोटल नंबर ऑफ वेज. सो व्हाट इज द आंसर फॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स? टोटल नंबर ऑफ वेज 5 factorial. 5 फैक्टोरियल. बाय 5 फैक्टोरियल बिकॉज 5 लोगों को 5 जगह पे मुझे अरेंज करना है, तो सीधा सीधा है. अच्छा, व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज इन विच एंडी एंड मॉन्टी आर टुगेदर? दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल प्लस में माय रिक्वायर्ड आंसर जो मैं देखना चाहता हूं. सो व्हाट इज माय आंसर? 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल. मेक सेंस बेटा? ये चलता है. ये पार्ट 2 का मेथड 1 लिख लेना. एक काम करना, ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का मेथड 1 है. एक्चुअली जो मुझे पढ़ाना है आज की क्लास का वो मेथड 2 है. दैट इज कॉल्ड गैप मेथड. मुझे पता आप में से कुछ लोगों के दिमाग में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, जब इतना आसानी से हो गया पहले मेथड से तो हम दूसरा मेथड क्यों कंसिडर कर रहे हैं? तो इसका सीधा सा रीजन ये है, हमेशा ऐसे पार्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जहां आप टुगेदर वाले केसेस निकाल लो फिर आप रिमेनिंग केसेस को जाके क्या करो, हैंडल करो. जो गैप मेथड है दैट विल गिव यू अ स्टेप वाइज आंसर टू हैंडल एनी टाइप ऑफ सिनेरियो जहां पे आप चीजों को एक साथ नहीं रखना चाहते हो. क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? तो गैप मेथड का स्टेप 1 आप नोट करना. पहले मैं सारे स्टेप्स आपको डिक्टेट कर रहा हूं बेटा, ठीक है? फिर मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आऊंगा. सो लिखना स्टेप 1, अरेंज द रिमेनिंग आइटम्स, अरेंज द रिमेनिंग आइटम्स. So what are my remaining items in this case? आप किनको एक साथ बिठाना नहीं चाहते हो बताना मुझे. अनम्यूट करके बोलो बेटा. भाई हमारे पास 5 लोग कौन है? एंडी और मॉन्टी, और उसके अलावा हमने बी सी डी, हमने 5 लोग ये मान लिए. तो जिनको एक साथ नहीं बिठाना है उनको भूल जाओ एक बार के लिए. एंड अरेंज द रिमेनिंग आइटम्स. तो व्हाट आर योर रिमेनिंग आइटम्स? बी सी एंड डी. उन 3 लोगों को आप कितनी जगह में अरेंज करना चाहते हो? बोलो अनम्यूट करके बेटा. आप 3 लोगों को कितने प्लेसेस पे अरेंज करना चाहते हो? 3 प्लेसेस. 3 लोगों को 3 जगह अरेंज करने के कितने वेज हैं? क्या 3 फैक्टोरियल वेज होंगे? मैं साथ साथ क्वेश्चन भी करा दे रहा हूं, स्टेप्स भी लिखवा दे रहा हूं, कोई दिक्कत यहां तक कैसी भी. तो इन 3 फैक्टोरियल में तो कौन कौन अरेंज हो गए आपके? बी सी एंड डी, ये अरेंज हो चुके हैं आपके. स्टेप 2 लिखो अब आप गैप मेथड का. Identify the gaps. Identify the gaps. तो अगर मैंने B को, C को और D को बिठा दिया, अरेंज कर दिया, नॉट इन पर्टिकुलर दिस ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, तो हम कितने गैप्स देख पाएंगे? तो हमने बोला सर एक गैप यहां पे क्रिएट होगा, क्या B से पहले किसी को बिठा दो. एक गैप ये क्रिएट हो गया कि B और C के बीच में किसी को बिठा दूं. एक गैप ये क्रिएट हो गया कि C और D के बीच में किसी को बिठा दूं. और एक गैप ये हो गया. ठीक है ना? आप ऐसे समझ लो कि फोटो सेशन होने वाला है, ये 3 लोग ऑलरेडी खड़े हैं लाइन में, बचे हुए 2 लोगों को इनके साथ में, तब वो साथ में नहीं होने चाहिए. तो बचे हुए 2 लोग कितने गैप्स में आ सकते हैं? बोले सर ये 4 गैप्स हैं. बचे हुए 2 लोग जो एंडी और मॉन्टी हैं उनको आप यहाँ पे कहीं पे क्या कर देना, प्लेस कर देना. क्या ये लॉजिक ठीक लग रहा है बेटा? कोई दिक्कत यहां तक? और मुझे फिर इसका आंसर देना कि अगर मैं यहाँ पे 3 लोग ना अरेंज करके 5 लोगों को अरेंज करता एक बार, कि तरह 5 प्लेसेस जो मैंने फिल करे होते, तो मुझे कितने गैप्स मिलते? 6 गैप्स मिलते हैं. तो क्या मैं एक जनरल फॉर्मूला बना सकता हूं कि अगर मैंने n लोगों को क्या करा है, अरेंज करा है फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो मेरे पास नंबर ऑफ गैप्स कितने होंगे? हमेशा n+1 होने चाहिए, अगर जनरलाइज करना चाहूं तो. कोई दिक्कत यहां तक? नो सर. चलो जी ठीक है. अब आते हैं अपने स्टेप 3 पे. अब स्टेप 3 में आपका काम क्या है? आपने पहले 3 लोगों को अरेंज कर दिया, हो गया. आपने नंबर ऑफ गैप्स आइडेंटिफाई कर लिए, 4 है. लेकिन आपको कितने लोगों को फिट करना है उन गैप के अंदर? कितने लोग आप फिट करोगे अपने क्वेश्चन के हिसाब से? 2 लोग. तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि इन 4 गैप में से आई हैव टू सिलेक्ट 2 गैप्स जहां पे मैं उन 2 लोगों को फिट करना चाहता हूं. सिंपली मेरा लॉजिक ये होगा. तो थर्ड स्टेप इज टू चूज द गैप्स. जहां पे आप क्या करना चाहते हो, जिन लोगों को साथ नहीं रखना है उनको प्लेस करना चाहते हो. तो हमारे केस में क्या आंसर होना चाहिए इसका, बताओ.
लास्ट क्लास से आपको आंसर आना चाहिए। आपके पास टोटल 4 गैप्स अवेलेबल हैं, 2 लोगों को बिठाने के लिए आपको 2 गैप्स को सिलेक्ट करना है 4 में से। तो व्हाट विल बी योर आंसर? 4C2। 4C2। तो 4C2 वेज में मैंने क्या करा, अपने गैप्स को सिलेक्ट करा जहां मैं 2 लोग बिठाऊंगा। वंस आई हैव आइडेंटिफाइड कि मुझे इन 2 गैप्स में लोगों को बिठाना है, तो उन 2 गैप्स में आपको कितने लोगों को अरेंज करना है बताओ। आंसर दो मुझे। आपने 4 में से 2 गैप तो सिलेक्ट कर लिए, उन 2 गैप में आप कितने लोगों को बिठाना चाहते हो? अनम्यूट करो, आंसर दो बेटा। कितने लोग बचे हैं आपके पास प्लेस करने के लिए? 2 ही लोग तो बचे। 2 लोग। या तो एंडी और मॉन्टी 2 लोगों को बिठाओगे। 2 लोगों को बिठाने के लिए 2 प्लेसेस आपके पास, कितने तरीके से काम हो सकता है? 2 फैक्टोरियल वेज से काम हो सकता है क्या? कोई दिक्कत यहां तक कैसी भी? सो फाइनली मेरा आंसर क्या होना चाहिए? द नंबर ऑफ वेज, अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने इतना लंबा लंबा एक्सप्लेन करा। अभी आप देखना एक फॉर्मूला सा आप बना लोगे इसका। द नंबर ऑफ वेज इन विच एंडी एंड मॉन्टी आर नॉट टुगेदर, और उसका जो आंसर है दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। देखने में आपको लगेगा कि ये आंसर जो ऊपर हमने निकाला और नीचे वाला आंसर अलग है, बट आप एक बार फटाफट से कैलकुलेशन करके देखो, यू विल नोटिस दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम निकल के आएगा। भाई ऊपर वाले आंसर को बोले तो 5 फैक्टोरियल इज 120, 120 माइनस 24 इंटू 2 कितना हो गया? ये आंसर बताना कोई। भाई 120 माइनस 48 इज 72 ना? 72 आ रहा है। नीचे वाला आंसर कैलकुलेट करते हैं। 3 फैक्टोरियल इज 6, 4C2 कितना होगा? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका 4 फैक्टोरियल बाय 2 दैट इज 6 इंटू 12 आ जाएगा। ये भी आंसर कितना आ रहा है आपका बेटा? 72 चलता है। कोई डाउट यहां तक? पहला क्वेश्चन है, आपको पहले क्वेश्चन में खाली स्टेप्स पे फोकस करना है कि मेरे स्टेप्स क्या हैं। अभी मैं इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि आप बार बार इतना टाइम नहीं लगेगा आपको करने में जितना मैंने लगाया। आपको हर बार ये 3 टर्म्स फटाफट लिखोगे आप, बिना मतलब फटाफट से आपको बिना पेन उठाए आंसर लिखना आना चाहिए। मेरा टास्क ये होगा मेरा आज की क्लास का। कोई डाउट यहां तक? सर स्टेप 4 वापस बताइए ना, 2 फैक्टोरियल हमने क्यों लिया? ये वाला? हाँ सर। ठीक है, समझो बेटा, ये मैंने इसलिए लिया, यहां तक तो हमने क्या चुन लिया था कि जो 4 गैप हैं उनमें से किन 2 गैप्स के अंदर मैं एंडी और मॉन्टी को बिठाऊंगा। ये तो क्लियर हो गया। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज गैप 1, दिस इज गैप 2, दिस इज गैप 3, दिस इज गैप 4। ठीक है, एंड यू हैव डिसाइडेड कि आप गैप 1 और गैप 3 में रखोगे एंडी और मॉन्टी को। तो कितने तरीके से प्लेस कर सकते हो सकता है गैप 1 में एंडी को रखो, गैप 3 में मॉन्टी को रखो, और या फिर वाइस वर्सा, ये भी तो कर सकते हो ना आप। यस सर। ठीक है, तो आपने करा क्या है पूरे स्टेप्स में, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले जिन 2 लोगों को साथ नहीं रखना था उनको छोड़ दिया, बचे हुए लोगों को आपने अरेंज करा कि पहले उनको तो बिठा दूं मैं। उनको बिठाने के बाद मैं क्या क्रिएट हो जाएंगे? मेरे गैप्स क्रिएट हो जाएंगे। कितने गैप्स क्रिएट होंगे उसका फॉर्मूला मिल गया अब जनरल, कि जितने भी लोग आपने अरेंज करे होंगे उससे एक ज्यादा आपको क्या मिलेगा? गैप मिलेगा। फिर आपने सिलेक्ट करे कितने गैप्स आपको फिल करने हैं। भाई बाई चांसेस क्वेश्चन में ऐसा होता कि 3 लोग होते, एंटी मॉन्डी और कोई और भी होता, सपोज एक बार के लिए। ठीक है, तो हम 4 में से कितने गैप सिलेक्ट करते? फिर वहां पे 3 गैप सिलेक्ट करते। फिर उन 3 गैप्स में जाके मैं उन लोगों को क्या करता? अरेंज करता, विच कुड बी डन इन हाउ मेनी वेज? 3 फैक्टोरियल, अगर 3 लोग होते हैं वहां पे तो। क्लियर बेटा? कोई डाउट यहां तक? क्या गैप मेथड क्लियर है? किसी का कोई भी डाउट प्लीज यही पूछो, क्योंकि इसी पे क्वेश्चंस करने हैं अपने को आज क्लास में। नो डाउट सर। नो डाउट, चलो जी। तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और मेथड को समझे, बेशक पहले आपको टाइम ज्यादा लगेगा, लगाओ आप टाइम। मैं क्या चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर हम फटाफट से आंसर करना सीखेंगे ट्रिक्स के थ्रू। तो 7 different colors of rainbow are to be arranged so that blue and green never come together। टोटल कलर्स कितने आपके पास? 7। उसमें से आप ब्लू और ग्रीन को क्या चाहते हो? वो कभी एक साथ ना आए। यही क्वेश्चन है। पहला स्टेप के हिसाब से आप क्या लिखोगे? बोलो।
Five इसका पहला स्टेप फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। वो 5 फैक्टोरियल क्या होंगे? बोले सर इन दोनों को एक साथ नहीं रखना है तो छोड़ दो, बचे हुए आइटम्स को आप 5 आइटम है उन्हें 5 प्लेसेस पे अरेंज कर दो, एंड दैट कुड बी डन इन हाउ मेनी वेज? 5 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, अगर आपने 5 कलर अरेंज कर दिए, कलर 1 कलर 2, तो कितने गैप्स क्रिएट होंगे? 6 6 गैप्स क्रिएट क्लियर। उन 6 गैप्स में आप कितने गैप्स को सिलेक्ट करना चाहते हो? 2 2। दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? बोले 62 वेज। चलता है? 62 ठीक है, अब व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड कि मुझे इन 2 गैप्स को फिल करना है, तो उन 2 गैप्स में आपको कितनी चीजें बिठानी है? 2 2 चीजें, एंड दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? बोले 2 2 फैक्टोरियल। factorial क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं? मेथड क्लियर है? अगेन मैं बोल रहा हूं, आप मेरे को रोक देना बेशक बीच में, आप लिख लेना कि हर चीज मैं क्यों लिख रहा हूं अभी, क्योंकि अभी तो आप फ्रेश रहेगा, क्लास में आप पढ़ रहे हो, लेकिन जब लास्ट में आके रिवाइज करते हो ना चीजें, तो एकदम से स्ट्राइक नहीं करता कि क्यों बताया था 5 फैक्टोरियल, क्यों बताया था 62। तो बेशक अभी के लिए इनिशियल क्वेश्चंस में आप अलग अलग करके ब्रेक करके लिख लो। ये 5 फैक्टोरियल वेज में आई हैव अरेंज्ड कौन से कलर्स? ऑल दी कलर्स अपार्ट फ्रॉम ब्लू एंड ग्रीन। वो 5 कलर अरेंज करने के बाद आई हैव सिलेक्टेड 2 गैप्स फ्रॉम दी 6 गैप्स, एंड उन 2 गैप्स में आई हैव अरेंज्ड मेरा ब्लू और ग्रीन कलर। उसके लिए मैंने क्या लिखा है वहां पे? 2 फैक्टोरियल लिखा है। डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ जाओ। आई एम गिविंग यू टाइम, आप मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना, ठीक है? sir 6 factorial into 7c4 into 4 factorial 6 फैक्टोरियल इंटू 7c4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर है बेटा। नाम बताना अपना। जागृति सर जागृति, ये जागृति का आंसर है भाई। चलो, और किसी का कोई आंसर? या सब जागृति के साथ एग्री करते हैं? आप चैट में बता दो बेशक आके मुझे। अगर जागृति जागृति के साथ एग्री करते तो आप लिखो वहां पे सब यस, और नहीं करते तो अपना आंसर दीजिए आप मुझे। श्रद्धा इज एग्रीइंग, ओके। सर इसमें Yes. हमारे पास 2 स्टॉपिंग स्टेशंस हैं, तो 6 फैक्टोरियल क्यों नहीं, दो होगा? नहीं, 2 स्टॉपिंग स्टेशन कहाँ है? इफ नो 2 स्टॉपिंग, ये आप इसकी बात कर रहे हो? ये 6 फैक्टोरियल क्यों हुआ? ये तो अभी जागृति देगी खैर आंसर, मैंने नहीं लिखा अभी आंसर वैसे, ठीक है? मैंने तो अभी नहीं मतलब सर सिर्फ पूछा। जैसे जो मतलब हाँ हाँ, बोलो बोलो, आपका क्वेश्चन बोलो पहले, देन आई विल लेट आंसर सर जैसे जागृति इसमें दिया हुआ है आंसर। कि 2 स्टॉपिंग स्टेशंस आर कॉन्जिक्यूटिव, एंड हाँ जो गैप मेथड होता है उसमें वो होता है ना कि जितना जो हम लोग को साथ नहीं रखना उसको बिल्कुल, एक्सक्लूड करते हैं। हाँ करेक्ट है। अब ये तो जागृति से पूछना पड़ेगा। जागृति, आपने बेटा किस लॉजिक से 6 फैक्टोरियल आंसर दिया? आपका, अच्छा आपका आंसर क्या है बेटा? अच्छा आप बताओ, आपके हिसाब से क्या लिखना चाहिए मुझे पहले? आरसी आप ही बोल रहे थे ना? सर हाँ हाँ, हाँ आप बोलो सर। आपका डाउट क्या, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? सर पता नहीं, मतलब मैंने तो ऐसा किया कि 8 हाँ फैक्टोरियल बोलो, जो किया वो बोलो, एंड कोई देन दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, अब 8 फैक्टोरियल अगर आपने 8 चीजें अरेंज करी तो आपके गैप्स कितने क्रिएट होंगे? 9। ये तो 9 होगा होगा, 9 पक्की बात है। हाँ, हाँ अब 9 में से आप कितने स्टेशन चूज करना चाहते हो? सर, लेकिन मतलब 4 स्टॉपिंग स्टेशंस है ना, लेकिन और यस, 2 सेलेक्ट करने हैं, तो इसमें हाँ कंफ्यूजन है।
कंफ्यूजन है। तो अब आप 8 फैक्टोरियल के आगे नहीं बढ़ रहे हो अभी, आप कह रहे हो यहाँ तक तो मेरा सॉर्टेड है, उसके आगे मैं कुछ कह नहीं पा रहा। चलो, दोनों अप्रोच गलत है बेटा, थोड़ा सा हमें ना सोचना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। अभी हुआ क्या, एक्चुअली हम 2 क्वेश्चन एक तरह के करके आए ना, तो हमें होता है नेचुरली हमारा दिमाग एक ही ट्रेंड पे जाता है। पहले मैं सिनारियो आपके लिए ना एक बार डायग्राम बना दे रहा हूँ ताकि आप ज्यादा बेटर तरीके से उसको एनालाइज कर पाओ। कहता क्या है, अ ट्रेन हैव 10 स्टेशंस इन रूट। 10 स्टेशंस इन रूट का मतलब क्या है कि अगर ट्रेन सपोज यहां से चली, ये स्टार्टिंग पॉइंट था ट्रेन का, ये डेस्टिनेशन था, ठीक है। इसके बीच में आपके 10 स्टेशन आते हैं, स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4, स्टेशन 5, स्टेशन 6, स्टेशन 7, स्टेशन 8, स्टेशन 9, स्टेशन 10, एंड देन आपकी डेस्टिनेशन आ जाती है। ये चीज पहले अपने को समझनी है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे ट्रेन स्टेशन वुड हैव स्टॉप्ड एट 4 स्टेशन, वो 4 स्टेशन पे रुकी होगी। And then find the total number of ways train can be stopped if no 2 stopping stations are consecutive. तो आपने पहले तो ये देखना है कि आप 4 स्टेशन पे रुके होंगे, उन 4 चीजों को अलग कर दो पहले, क्योंकि उसमें मुझे क्या करना है, जागृति की अप्रोच वहां तक सही थी कि हमें 4 स्टेशन पे ट्रेन रुकी है, तो उन चारों में मुझे चीजों को मतलब कंसेक्यूटिव नहीं चाहिए, तो उन चारों को हटाओ पहले, सबसे पहले तो उनको हटा दिया चारों को। तो कितने स्टेशन बचे आपके पास? अगर वो 4 स्टेशन को मैं अलग कर देता हूं तो मेरे पास कितने स्टेशन बचे? 6। 6. नाउ आंसर मी दिस क्वेश्चन, बहुत ध्यान से आंसर करना। इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज 6 स्टेशन? आपके पास 6 स्टेशन को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 1. बोलो। 1, एग्जैक्टली। 1 क्यों हुआ बेटा, बताओ। स्टेशन का अरेंजमेंट तो मतलब जिस एक ऑर्डर ही में हो लेना सकता है, एग्जैक्टली। स्टेशन को मैं आगे पीछे शिफ्ट नहीं कर सकता ना, जो स्टेशन 1 है वो स्टेशन 1 ही रह सकता है, दैट कैन नॉट गो बियॉन्ड, मतलब स्टेशन 2 के बाद तो स्टेशन 1 नहीं आ पाएगा ना, ये बात पक्की है। तो हुआ कि हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करना पड़ा कि वैसे अगर ये अरेंजमेंट होता, कलर्स का होता, लोगों को बिठाने का होता, तो मैं लोगों को आगे पीछे कर सकता था। लेकिन क्योंकि ये एक ट्रैक पे बिछे हुए स्टेशन हैं और स्टेशन को मैं आगे पीछे कर नहीं पाऊंगा, तो जो मेरे स्टेप 1 का आंसर है यहाँ पे, दैट इज ओनली 1, या 1 फैक्टोरियल बोलो, 1 बोलो, एक ही बात है। यहां तक कोई डाउट है तो पहले वो बता दो मुझे। सर मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, एक बार प्लीज बता मैं दीजिए। फिर से रिपीट करता हूं। हमारा क्वेश्चन ये था बेटा कि आपको 4 स्टेशन, हमारी ट्रेन जो है वो 4 स्टेशन पे रुकेगी, उन 4 स्टेशन को तो पहले अलग करो, क्योंकि उसमें मुझे कंसेक्यूटिव नहीं चाहिए। तो उन 4 स्टेशन को अलग करने के बाद मेरे पास बचते कितने स्टेशन है? 6 स्टेशन। अब 6 स्टेशन को अरेंज करने के लिए टेक्निकली अगर ये स्टेशन ना होके लोग होते जिनको मेरे को लाइन अप करना होता, या कलर थे पिछले क्वेश्चन में, तो हम 6 फैक्टोरियल डेफिनेटली आंसर लिख देते, क्योंकि लोगों को कलर्स को आगे पीछे किया जा सकता है। पर स्टेशन आर फिक्स्ड, स्टेशन 1 इज पहला स्टेशन, स्टेशन 2 इज सेकंड स्टेशन, दैट इज थर्ड स्टेशन, तो उसको आप चाह कर भी आगे पीछे नहीं कर सकते ना भैया। आप जहां से जहां ट्रेवल कर रहे हो, जो पहला स्टेशन आता है वो पहले ही रहेगा। ऑल दी स्टेशन कैन बी अरेंज इन 1 सिंगल वे, हम 6 फैक्टोरियल वेज में उनको अरेंज कर नहीं सकते। तो जो 6 स्टेशन हैं दोस कैन बी अरेंज ओनली इन 1 सिंगल वे। डाउट यहां तक है तो पहले ये बताओ किसी को भी। मेरे का बेटा नेटवर्क गया था, डाउट है उनका भी, समझो। नो सर, क्लियर सर। क्लियर, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है हमारा गैप मेथड का, बोलना। आइडेंटिफाई द गैप्स। अब आपने 4 स्टेशन हटा दिए, जो 6 स्टेशन आपने लाइन अप करे होंगे, उन 6 स्टेशन से कितने गैप्स क्रिएट होंगे? 7. 7, 5. करेक्ट है। 5. नहीं, 6 स्टेशन से 7 गैप्स तो 7 ही होंगे बेटा, समझे नहीं? आपने मान लो जो 4 स्टेशन अलग करे, कोई भी 4 हटा लो, आप रैंडमली सोच लो, और आप गैप जब क्रिएट करोगे तो गैप तो आपके कितने निकल के आएंगे? गैप 7 ही आने वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब उन 7 गैप्स में हमें कितने स्टेशंस बिठाने? 4। हमें सिलेक्ट तो कोई 4 स्टेशन करने हैं ना अल्टीमेटली। कोई डाउट बेटा यहां तक? नो सर. अब फिर से ध्यान से आंसर देना। उन 4 गैप्स में जो आपने सिलेक्ट करे होंगे, उनमें 4 स्टेशन कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? चार गैप्स में 4 स्टेशन कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? अगेन 1 वे.
अगेन 1, एग्जैक्टली। अगर स्टेशन नहीं होते तो चीजें अलग चल रही थी, जैसे हमारी ऊपर चल रही थी। क्योंकि ये स्टेशन है, दीज आर फिक्स्ड, वी कैन नॉट चेंज देम, वी कैन नॉट अरेंज देम हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो हमारे पहले स्टेप का आंसर भी 1 निकला, हमारे लास्ट स्टेप का आंसर भी 1 निकला, और ये तो 7C4 निकलना ही था। तो मेरा जो फाइनल आंसर हुआ दैट इज 7C4। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है हमारे? 7C4। डाउट? अगर टाइम चाहिए नोट करने का तो मुझे रोक देना, मैं आपको टाइम दे दूंगा ताकि आप इजीली याद रख सको कि ये 1 क्यों हुआ, बिकॉज स्टेशन थे, रीअरेंज नहीं हो सकते। ये 1 क्यों हुआ लास्ट वाला भी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेशन थे, रीअरेंज नहीं हो सकते। ये तो हमारा जो कॉमन लॉजिक चल रहा था वो वैसे ही हमारा काम करता रहेगा। किसी को भी डाउट बेटा कैसा भी? चलो सर एक आप बार, मुझे, हाँ बोलो 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 बोलो। सर गैप्स बताना एक बार दोबारा से, साथ ही कैसे चलो आएंगे? ऐसे करते हैं, आप कोई भी अप्रोच ना, फर्स्ट प्रिंसिपल जब आपको नहीं समझ में आया ना कि मैं हम कैसे भाई साथ बना दिए हमने, आप रैंडमली उठाओ। आपने पहले 4 स्टेशन अलग करने थे ना, आपने 4 स्टेशन को अलग करना था। तो हमने बोला जो 4 स्टेशन मुझे अलग करने हैं दैट इज से स्टेशन 1, स्टेशन 3, स्टेशन 6, स्टेशन 8। एक बार के लिए इनको मैंने अलग कर दिया, ठीक है। तो बचे कौन कौन से स्टेशन? हमारा स्टेशन 2 बचा, स्टेशन 4 बचा, स्टेशन 5 बचा, स्टेशन 7 बचा, स्टेशन 9 बचा, स्टेशन 10 बचा। ये हुआ। गैप्स देखना बेटा इसमें कितने हैं। ये तो एक अप्रोच है ना भाई, यहाँ 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 गैप्स तो हमेशा उतने ही रहने वाले हैं मेरे, गैप्स कभी भी कम नहीं होंगे, ठीक है। ये तो एक अप्रोच है मेरे, स्टेशन 10 के बाद आपको नहीं दिखाई दे, पर मेरे जो गैप्स होंगे, जब भी आप एन ऑब्जेक्ट्स को मान लो सिलेक्ट करते हो और उनको अरेंज कर देते हो बीच में, तो उनसे जो गैप्स बनते हैं वो हमेशा n+1 ही बनने वाले हैं, ध्यान रखना है उस अपने को, ठीक है। सर मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे स्टेशन 1 और 10 सेलेक्ट होंगे तो उसके इधर मतलब उसके एक साइड गैप नहीं रहेगा? वही ना, अब आपने तो आपने फिक्स कर दिया ना स्टेशन 1 और 10 ही होगा, ऐसा तो हमने जरूरी नहीं कि वही हमारे अरेंजमेंट में। तो ये जो 7C4 आप जब लोगे ना, दिस विल कैप्चर ऑल दी पॉसिबल चीजें। ये जो फॉर्मूला हम जनरल बनाने की कोशिश करें ना बार बार, वो बनाने का तरीका ही यही है कि हमको टेंशन ना लेनी पड़े। हम बार बार थोड़ा ना, अभी तो मैं आपको क्वेश्चन बहुत छोटा दे रहा हूँ, अभी मैं आपको 200 क्वेश्चन मतलब 200 चीजों को अरेंज करने का भी एक सिनेरियो दूंगा। तो हम कहाँ बढ़ रहे हैं, जनरल फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं जिससे मेरा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, अपार्ट फ्रॉम दीज स्पेशल चीजें, ये जो छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट आप ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 4। तो कहने का मतलब ये कि आंख बंद करके भी गैप मेथड नहीं लगाएंगे, कहीं पे अगर छोटी मोटी कॉमन सेंस यूज करनी है तो वो भी अपने यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो, क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। और 4 आंसर, लॉजिक देना बेटा 4 का क्या है? so without taking three at same time, it means only one children at one time. और थोड़ा डिटेल में चाहिए होगा आंसर। आंसर तो करेक्ट है 4, आंसर में डाउट नहीं है मुझे, न्यूमेरिकली आंसर सही है, पर मैं सोच जानना चाहता हूँ आपकी। सर ऐसे कि 4 ग्रैंड चिल्ड्रन है ABCD, तो पहले ABC फिर ABD, और मतलब 3 एक साथ नहीं होने चाहिए, जैसे ABC अगर एक बार हो गया तो वो दोबारा नहीं होगा। 4 ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो हो सकता है जो हमारे ग्रैंड फादर हैं वो पहले किस किस को लेके जाएं? बोले सर हो सकता है सबसे पहले वो A को लेके जाएं, B को लेके जाएं, C को लेके जाएं। हो सकता है वो A और B के साथ किसको लेके जाएं? D को लेके जाएं।
हो सकता है वो बी, सी और डी को लेके जाए। और क्या हो सकता है? और कौन सा केस रह गया हमारा? सी डी ए। सी, डी, ए। हाँ, ये केस रह गया। तो ये तो हो गया मैनुअल एफर्ट करना। पर मैं इतना परेशान क्यों हूँ भाई? अगर यही करना होता तो हम पीएचडी थोड़ा ना पढ़ रहे थे केस। मेरे को तो सीधा पता है, ग्रैंडफादर जब भी जाएंगे तो 4 में से 3 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। 4 में से 3 बच्चे सिलेक्ट करेंगे, और 4 में से 3 बच्चे कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 4C 3 वेज। और हर एक के साथ एक बार ही जाना है उनको। इनटू क्या कर देंगे अपने? 1 कर देंगे भाई। जितनी बार वो बच्चे छाटेंगे या जितनी बार वो बच्चों की टीम बनाएंगे, उतनी बार ही उनको क्या करना पड़ेगा? विजिट करना पड़ेगा। क्लियर बेटा लॉजिक क्या कह रहे हैं? किसी का डाउट कोई? तो ये क्या बता रहा है? कितने वेज में ग्रैंडफादर क्या कर सकते हैं? उन 4 में से 3 बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इतने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, और जितनी बार सिलेक्ट करेंगे बच्चों को, उतनी बार वो क्या करेंगे? पार्क में उनको लेके जाने वाले हैं। तो दैट इज इनटू 1। सेकंड पार्ट देखो इसका। हाउ फ्रीक्वेंटली अ पर्टिकुलर चाइल्ड गोज। अब आपने क्योंकि केसेस लिख ही लिए, तो वैसे मेरे को लगता नहीं आपको दिक्कत होनी चाहिए। अब लिखवा लिया आपने चारों केसेस, तो आप शायद देख के फटाफट आंसर कर पाओ कि हाउ फ्रीक्वेंटली एक बच्चा जाता है। 3 times। 3 टाइम्स। ये तो होगा क्योंकि हमने केसेस लिखे एक एक, तो दिख रहा है भाई। मान लो आपने वो एक बच्चा ए मान लिया, तो ए इस वाले कॉम्बिनेशन में भी जाएगा उनके साथ घूमने। ये वाली टीम बनेगी तब भी जाएगा घूमने, और ये वाली टीम बनेगी तब भी जाएगा घूमने, अगर केसेस लिखे दिए। अगर केसेस नहीं लिखे होते तो क्या करते हैं आप? मुझे आंसर तब कैसे आंसर करते? मान लो आपने नहीं लिखे और ये बहुत सारे बच्चे हैं, और आप नहीं केसेस ऐसे एक एक लिख पा रहे हो, तब आप क्या अप्रोच से मुझे आंसर देते? बोलो। किसी के पास अप्रोच नहीं है दूसरी वाली, या ऐसे देख के आंसर करेंगे? बेटा पेपर में इतना टाइम थोड़ा होगा कि बार बार इतने केसेस बनाए। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है, बोलो। सर एक को फिक्स कर देंगे, एक चिल्ड्रन को कर देते हैं, चलो जी। हमें टीम कितने की बनानी है? 3 लोगों की। सॉरी, 4 में से हमें 3 लोग सिलेक्ट करने। चलो एक को फिक्स कर दिया आपका, मान गया। चलो ये मान लो सपोज एक को ही फिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम? बोलो सर। सर, ए को 3C फिक्स करने के बाद बिल्कुल आपको 2 लोग और जो सिलेक्ट करने हैं उनको आप 3C 2 वेज में सिलेक्ट कर सकते हो, और हर एक के साथ एक एक बार जाएगा वो। तो हमारा आंसर तब भी क्या निकल के आने वाला है? 3 निकल के आने वाला है। बेसिकली मैं जानबूझ के इस अप्रोच पे आ रहा हूँ, क्योंकि अगर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा कर दिए जाए, भाई 4 की जगह पे 40 कर दिए जाए, तो भी मुझे आंसर करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जब 40 हो जाएंगे तब मैं एक एक केस ऐसे फर्स्ट प्रिंसिपल से लिख थोड़ी ना पाऊंगा। तो अप्रोच क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या करा? एक बच्चे को फिक्स करा, और फिर देखा रिमेनिंग जो बच्चे हैं वो कितने वेज में सिलेक्ट हो सकते हैं। उतने लोगों के साथ एक ही बार टीम बनेगी, और हर एक के साथ वो एक बार क्या करेगा? पार्क विजिट करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5। टेक योर टाइम, करो आंसर करने की कोशिश। पहले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर दो। सर 10C3 and into 4C2। करेक्ट है। हमें 5 लेटर वर्ड बनाना है। 5 लेटर वर्ड बनाने के लिए हमारे पास 10 कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल हैं और 4 वॉवल्स अवेलेबल हैं। उन 10 में से मुझे कितने वॉवल सिलेक्ट करने हैं? 3। तो 10 में से 3 वॉवल कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? पूरे 10C3 वेज। एंड 4 में से 2 वॉवल्स कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? 4C2 वेज। खत्म हो गया आंसर, या और भी कुछ करना है? क्या सब एग्री कर रहे हैं आंसर पे, या कुछ बचा है इसके अंदर? सर इंटरचेंज भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली अभी मैंने सिर्फ क्या करा है? सिलेक्शन करा है बेटा वर्ड्स का। सिलेक्शन एंड देन वी विल अरेंज एज वेल ना, तभी तो वर्ड बनेंगे। सिलेक्शन एंड देन अरेंज। तो सिलेक्शन तो हो गया आपका कि आपको जो वर्ड्स लेटर्स सिलेक्ट करने हैं वो इतने तरीके से हो सकते हैं। नाउ वंस यू हैव सिलेक्टेड 5 लेटर्स, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू प्लेस दोस 5 लेटर इन 5 प्लेसेस। कितने तरीके से हो सकता है बेटा? 5 लेटर्स को 5 फैक्टोरियल। वर्ड तो तभी बनेगा ना। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो जिन्होंने आंसर दिया था बेटा, लास्ट चीज मिसिंग है।
आपने खाली क्या कवर करा, सिलेक्शन। हाँ, क्वेश्चन ये होता इन हाउ मेनी वेज कैन आई सिलेक्ट दीज लेटर्स, तो मैं खाली इतना पार्ट ही आंसर करता, बट आई हैव टू फॉर्म अ वर्ड एज वेल, सो आफ्टर सिलेक्टिंग द लेटर्स आई हैव टू अरेंज देम एज वेल, एंड 5 letters कैन बी अरेंज इन एट 5 places in 5 factorial ways। चलो जी, सेकंड पार्ट का आंसर दो। ये कभी मत भूलो बेटा, सिलेक्शन ही हो, सिलेक्शन एंड अरेंज करना है, अरेंज करना भूलना नहीं है आपको क्वेश्चन में, क्योंकि आपको बोला है फाइंड द नंबर ऑफ 5 letter वर्ड्स, कितने वर्ड्स आप बना सकते हो, तो वर्ड्स तो तभी बनेंगे जब अरेंजमेंट होगा। तो सेकंड पार्ट के आंसर में भी सबसे पहले क्या करोगे, चलो मुझे ये बताओ, पहले इतना पार्ट का आंसर तो दे दो, पहले तो सिलेक्शन नहीं करना है भाई, पहले सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन के लिए तो आंसर फिक्स हो ही गया कि वो तो हमेशा ऐसे ही होगा, 3 कॉन्सोनेंट 2 वोवल इतने वेज में सिलेक्ट हो गए। नाउ सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, अरेंज करना है, और अरेंज करते वक्त अब एक क्राइटेरिया भी लग गया। क्राइटेरिया क्या है कि आप जो आप जो वर्ड बनाओ, सॉरी, वो स्टार्ट होना चाहिए एक कॉन्सोनेंट के साथ। क्या करोगे बोलो? So into 4. हाँ बोलो बोलो। Sir, wait. 10 into 9c2 into 4 सॉरी थोड़ा जोर से बोलो बेटा, जो बोल रहे हैं इसके साथ क्या 10 मल्टीप्लाई करो। हाँ। पहले वाले में हम पहले पेज पे फिक्स कर सकते हैं कि 10 में से कोई सा भी कॉन्सोनेंट आ जाए। ठीक है सर 10 नहीं 10c3 नहीं 10 into 9c2। आप फाइनल आंसर बोल रहे हो, आप ये नहीं चाह रहे ना लिखना भाई, आपके आंसर में ये चीजें नहीं है ना, आप ये बोल रहे हो ना बेटा? नहीं सर नहीं ठीक है, तो आपका आंसर मतलब क्या है? 10। अच्छा ये है, मतलब आप इनडायरेक्ट, हाँ 10 into हाँ 9c2 9c2 into 4c2 into 4c2 अरेंज करने के लिए into 4 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। चलो मैं भी एक अप्रोच दे देता हूँ, मेरे को चेक करनी पड़ेगी आपके अप्रोच का आंसर सेम आता है या नहीं आता है। मैंने बोला कि ये सिलेक्शन वाला पार्ट ना कॉमन ही रखते हैं। हाँ बोलो बेटा, कोई कुछ बोल रहा था पहले। सर 4c2 into 4 factorial into 3। मेरे वाले आंसर में मल्टीप्लाई कर रहे हो या इसमें बोल रहे हो आप ये बात? सर आप वाले आंसर में into 4 factorial into 3। चलो क्यों करे आपने दोनों मल्टीप्लाई, मुझे आंसर उसका भी दो। सर एक consonant fixed, so then 4 we have to arrange the 4 factorial and one consonant, तो सर 3 consonant select करें तो उसके लिए 3 factorial। सर सर लास्ट में मैं समझ गया, मैं भावना समझ गया आपकी, सुन ध्यान से। हमने ये बोला कि पहले सर आपने लेटर्स तो सिलेक्ट कर लिए, अपने इतने तरीके से आपने लेटर सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्शन हो चुका है हमारा। अब मुझे करना है उनका अरेंजमेंट। अरेंजमेंट करने के लिए आई हैव टू प्लेस वन कॉन्सोनेंट हेयर, ठीक है ना, पहले प्लेस पे रखना है। कितने कॉन्सोनेंट्स आपके पास भाई, कितने कॉन्सोनेंट्स आपके पास? 3 कॉन्सोनेंट्स आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हो। नहीं 10 में से 3 तो आ गए ना आपके पास, तो आपने पहले छांट लिए। तो अब आपके पास यहाँ पे प्लेस करने के लिए कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? 3। तो आप बोले सर उन 3 में से कोई एक को सिलेक्ट करके मैं यहां बिठा दूंगा, सिलेक्ट करके 1 फैक्टोरियल वे में वो अरेंज हो जाएगा, है ना भाई? ये बोल सकते हैं ना? ये पार्ट क्लियर हो गया इतना? हमने क्या करा, 10 में से 3 कॉन्सोनेंट, 4 में से 2 वॉवल सिलेक्ट करके अपने लेटर्स तो उठा लिए 5 के 5। अब उन 5 लेटर में से मुझे क्या चाहिए था, एक कॉन्सोनेंट पिक करना था। तो एक कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करा मैंने 3c1 वेज में, और उसको एक ही जगह बिठाना था, तो 1 फैक्टोरियल वे में वो अरेंज हो गया। अब बचे कितनी पोजीशन है मेरे पास? 4। लेटर्स भी कितने हैं मेरे पास? 4। तो दोस कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 4 फैक्टोरियल वेज। जिन्होंने मेरे वाले आंसर में मल्टीप्लाई कराया था बेटा, क्या यही अप्रोच थी आपकी, यही बोलना चाह रहे थे? यस सर। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा कि इससे आंसर सेम आता है या नहीं आता है। ठीक है, ये हम चेक कर लेंगे, चलो बाद में। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। टर्मिनल लेटर समझते हैं सब क्या है? पहले वो बता देता हूं बेटा, टर्मिनल लेटर समझते हैं?
ये टर्मिनल लेटर है और ये टर्मिनल लेटर है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग को बोलते हैं कि आपके जो टर्मिनल लेटर्स हैं वो वॉवल होने चाहिए। सॉरी, देखो एक पार्ट तो कॉमन कर ही लो, वो तो हर जगह पे, क्योंकि 3 कॉन्सोनेंट 2 ही वॉवल बोले गए हैं, तो 10C3 4C2 ये तो सिलेक्शन कॉमन हो गया आपके पांचों पार्ट्स के लिए। तो वो तो मैंने फिर से कर दिया आपके लिए। थर्ड पार्ट में अब 3 कॉन्सोनेंट्स और 2 वॉवल्स को सिलेक्ट कर लो पहले, वो तो हो गया। अब क्या करना है कि टर्मिनल लेटर्स आर वॉवल, इसके लिए क्या करें? टू Sir, फैक्टोरियल 10C3 into 4C2 into 2 factorial into 3 factorial. सब एग्री करें बेटा? 2 फैक्टोरियल किसके लिए आया? 2 वॉवल्स को 2 पोजीशन में बिठाना था, तो दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? 2 वेज। एंड बची हुई 3 लेटर्स को 3 ब्लॉक्स में अरेंज करना था, दैट कैन बी डन इन 3 फैक्टोरियल वेज। करेक्ट है बेटा आंसर। फोर्थ पे आ जाओ। तो अगेन इतना पार्ट तो कॉमन ही हो गया फोर्थ में भी कि 10C3 एंड 4C2 ये तो कॉमन है। अब आपको क्या करना है? वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। कौन सा मेथड लगाओगे? वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, क्या गैप मेथड लगाया जा सकता है? Gap चलो जी गैप मेथड लगाते हैं। तो हमने क्या बोला? गैप मेथड का पहला स्टेप क्या है? आप चाहते हो 2 वॉवल्स साथ ना आए, तो इनको तो भूल जाओ पहले आप, ठीक है? तो इनको भूलने के बाद आपके पास कितने लेटर्स बचते हैं? 3 एंड दोस 3 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 3 factorial 3 फैक्टोरियल वेज, ठीक है? जब उन 3 लेटर्स को हम लिखेंगे, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, तो कितने आपके गैप्स क्रिएट होंगे? 4। उन 4 में से आपको कितने गैप सिलेक्ट करने हैं? भाई आपको कितने वॉवल्स रखने हैं? 2। तो 4 में से 2 gaps can be selected in 4C2 ways, and then those 2 vowels can be arranged in 2 factorial ways. बेटा मैंने डायरेक्टली लिखता जा रहा हूं, ये अज्यूम करके कि आपको याद रह जाएगा। आप अपने लिए ना सब वर्डिंग्स लिखते रहना अपने नोट्स में। आज अच्छा लगता है, फिर बाद में याद नहीं आता कि क्यों 3 फैक्टोरियल लिखवा दिया था। तो प्लीज वो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप अपने लिए लिखते जा रहे हो ये सारी चीजें, क्योंकि मैं तो सीधा सीधा आंसर लिख रहा हूं डायरेक्टली। फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ। फिफ्थ पार्ट का आंसर कोई दे रहा है तो So 4C2 into 10C3 into 3 factorial into 6. इनटू 3 factorial into 6. लॉजिक दो। 3 into 2 मतलब फर्स्ट वॉवल 3 वेज में और प्लेसेस ऑक्यूपाई कर सकता है, और सेकंड वॉवल 2 वेज में, और फिर बाकी के लेटर्स 3 वेज में अरेंज हो सकता है। चलो आप ये बोल रहे हैं कि 1 2 3 4 एंड 5 है ना? हमारे पास ऑड पोजीशंस है कितनी? 3। हमने पहले सेलेक्ट कर लिया, हमारे पास ऑड पोजीशंस है कितनी? 3। उन 3 पोजीशंस में आपको कितने वॉवल्स बिठाने हैं बेटा? 2 वॉवल्स। 2। कितने वेज में बिठाए जा सकते हैं? 3p2 सॉरी 3 factorial। नहीं बेटा 3 प्लेसेस हैं और आपको 2 वॉवल बिठाने हैं, तो 3p2 आंसर बोला था किसी ने अभी शायद, है ना? यस सर। भाई 3p2 इज सेम एज राइटिंग, ये हमने लास्ट क्लास में समझा है ना।
3p2 इज सेम एज राइटिंग 3c2 इंटू 2 फैक्टोरियल। एक ही बात है क्या? क्योंकि यहां से हमें समझना आसान है बेटा, एक ही बात है दोनों। यस सर। चलो, Yes, sir. अब मैं अप्रोच एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हमने अपने लेटर्स को कर लिया सिलेक्ट। अब सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ऑड पोजीशन निकली 3। उन 3 पोजीशन पे मुझे बिठाने थे वॉवल कितने? 2। तो फर्स्ट आई हैव टू सिलेक्ट दोज 2 प्लेसेस जहां पे मुझे वॉवल्स बिठाने, एंड दोज 2 प्लेसेस कुड बी 1 और 3, दोज 2 प्लेसेस कुड बी 3 और 5, दोज 2 प्लेसेस कुड बी 1 और 5। ये हो सकते हैं, 3 ही हो सकते हैं, 3 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना। एंड वंस आई हैव डिसाइडेड कि मुझे इनमें से कहीं पे भी 2 वॉवल बिठाने हैं, तो वॉवल्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 2 फैक्टोरियल वेज। चलता है बेटा? और इन 2 वॉवल्स को बिठाने के बाद आई एम लेफ्ट विथ 3 पोजीशंस एंड 3 लेटर्स विच कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। और इसके साथ 10c3 और 4c2 तो हो ही रहा है मल्टीप्लाई। कोई डाउट? बेटा किसी को कोई डाउट? तो No, अगर sir. आपसे मैं एकदम से रैंडमली पूछ लूं ये 2 फैक्टोरियल क्या कर रहा है, तो आपको आंसर बता पाओगे मुझे आसानी से? ये 3c2 क्या कर रहा है यहाँ पे? बोले सर ये 3c2 सिलेक्ट करके दे रहा है आपको वो 2 ऑड प्लेसेस जहां पे आप वॉवल्स बिठाएंगे, और ये उनके अरेंजमेंट के वेज हैं। एंड उसके बाद ये वेज है बचे हुए 3 लेटर्स को 3 पोजीशंस पे अरेंज करने के। डाउट किसी को कैसा भी? और आ जाना आप क्वेश्चन नंबर 6 पे। और 6 से पहले ना मैं आपको सिर्फ एक बार बोट का, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स यूज है, तो मैं ना खाली बोट का स्ट्रक्चर आपको बना के दे रहा हूं ताकि आप इजीली क्वेश्चन समझ पाओ। कि सपोज ये आपकी बोट है, ठीक है, और यहाँ पे उसकी स्टेयरिंग है, ये स्टेयरिंग है। करें 8 ओड बोट, ओड हो गया आपका चप्पू एक तरीके से। तो 4 चप्पू एक साइड है आपके और 4 चप्पू एक साइड है। इस तरह से आपके बोट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और बोट की ना 2 साइड होती है, एक साइड को बोला जाता है रो साइड, एक साइड को बोला जाता है बो साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो बो वर्ड यूज करा गया तो आपको अब मीनिंग समझ में आएगा कि सारी चीजें हैं क्या। स्टीयर का मतलब हो गया स्टीयरिंग के लिए काम कर रहा है, ओर का मतलब हो गया ये आपके चप्पू हो गए। अब आप क्वेश्चन को मेरे हिसाब से समझ पाओगे और देखो क्या आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्या आंसर है भाई बताओ। क्लासिफिकेशन तो क्लियर है ना। टोटल कितना क्रू है आपके बोट पे? 11 लोगों का। उन 11 में से 3 लोग तो वो हो गए जो खाली स्टीयरिंग स्टीयर कर सकते हैं, स्टीयरिंग संभाल सकते हैं आपकी। और रिमेनिंग 8 लोग वो हैं जो चप्पू चला सकते हैं, जो कि आपकी चप्पू चलाएंगे। अब उन 8 में से भी 2 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो साइड का ही चप्पू क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। तो रिमेनिंग 6 लोग हो गए जो दोनों साइड का चप्पू चला सकते हैं। क्या ये क्लासिफिकेशन क्लियर है? पहले आपको ये देखो। यस सर। ठीक है। आप जब बोट पे क्रू भेजोगे तो मतलब आपके पास कितने लोगों को आपको एक तरह से एंगेज करना है? कितने लोग एंगेज होने चाहिए आपके? बोट को चलाने के लिए मेरे को 9 लोगों को एंगेज करना पड़ेगा। 8 लोग मुझे बिठाने पड़ेंगे इन चप्पुओं पे, है ना भाई। और एक आदमी मुझे लगाना पड़ेगा स्टेयरिंग संभालने के लिए। अब स्टेयरिंग संभालने वाले कितने लोग हैं? 3। उनमें से मुझे एक ही आदमी सिलेक्ट करना है, तो दैट कैन बी डन इन 3c1 वेज। तो ये तो आपका कौन बंदा फाइनल हो गया, एक तरह से कैप्टन हो गया जो आपकी स्टेयरिंग चलाएगा। वो तो एक इतने तरीके से ही ढूंढा जा सकता है। ये चलता है बेटा।
यस सर। चलो ठीक है, अनम्यूट करके बोल दिया करो, मुझे कहीं भी लगता पता नहीं मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। हमने एक बंदा, ये वाला पोजीशन हमारी फाइनल हो गई है। अब अगर मैं बो साइड की बात करूं तो बो साइड के लिए मुझे 4 लोगों की जरूरत है, पर उन 4 में से 2 लोग तो ये आने ही चाहिए। 4 में से 2 लोग तो ये आने ही चाहिए। तो पहले मैंने बोला आप जो बो साइड की 4 पोजीशन है उनको फिल करने के लिए 2 पोजीशन छाटो जहां पे आप इन 2 लोगों को बिठाओगे। 4 में से 2 पोजीशन आपने पिक कर ली एंड देन उन 2 लोगों को अरेंज करा जा सकता है 2 फैक्टोरियल वेज में। सर वाई बी यूजिंग 4? चलो ऐसा आता है बेटा, आपके पास बो साइड में कितनी पोजीशंस हैं? 8। नहीं, बो साइड में हाँ 4। नहीं, नहीं एक रो साइड है एक बो साइड है। मैं बो साइड की बात करूं तो बो साइड में 4 पोजीशंस हैं। तो आपको जो 2 लोग हैं जो सिर्फ बो साइड ही चलाना जानते हैं उनको बिठाने के लिए 2 आप क्या करोगे, 4 में से 2 पोजीशन सिलेक्ट करोगे। क्लियर है बेटा? वो 4 में से 2 पोजीशन कितने वेज में सिलेक्ट हो सकती है? इतने वेज में। एंड वंस यू हैव आइडेंटिफाइड, सिलेक्ट एंड अरेंज, इसको भूलना नहीं है आपको। तो पहले मैंने सिलेक्ट कर ली 2 पोजीशन एंड देन आई हैव टू अरेंज 2 लोग जो वो चलाने वाले हैं उनको 2 जगह पे अरेंज करना है। तो दैट कैन बी इन 2 फैक्टोरियल वेज। ये चलेगा? अब क्या बचा है? अब बचा क्या है बताओ? कितनी पोजीशंस बची हैं जो आपको फिल करनी है? आपके क्रू, आपने सपोज इन दोनों पे बिठा दिया, बो 1 वाला बो 2 वाला। अब कितनी पोजीशन है, कितने लोग आपको और चाहिए? 6 लोग। और उनको कितने वेज में अरेंज करा जा सकता है? 6 फैक्टोरियल। व्हाट इज द फाइनल आंसर बताओ मुझे। तो बोले सर 3C1 into 4C2 into 2 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल चलता है क्या? सर 11C9 में आएगा। चलो 11C9 से आपने क्या करा पहले ये बताओ मुझे। सर चूज किया 11 में से 9 लोगों को। 9 लोगों को। बेटा गारंटी है ये 2 लोग आए होंगे उसके अंदर? नहीं। और आपको ऐसी गारंटी चाहिए कि ये 2 लोग आए, है ना? इसके बिना आपका काम ही नहीं हो सकता है। भैया आपने मान लो 11 में से 9 लोग सिलेक्ट करे और यही 2 को आपने छोड़ दिया एक बार के लिए, अब क्या बोर्ड चल पाएगी आपकी? नहीं सर। नहीं। इसलिए हमने टुकड़ों में तोड़ तोड़ के किया कि हमने एक एक पोजीशन को डिस्कस कर दिया कि स्टीयरिंग पे 3 में से 1 बिठाना है ना? इनमें से बो वाले 2 को बिठाना है, फिर जो बचे लोग उनको छाट लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7। देखो पीएनसी इज ऑल अबाउट बेटा विजुअलाइजेशन। अगर आप चीजों को देख पा रहे हैं ना तो आपको दिक्कत उतनी नहीं आएगी। अगर हम 11 में से 9 लोग सिलेक्ट करते तो गलती क्या कर रहे थे वो समझ में आ गया ना? विजुअलाइज कर पा रहे इस बात को या नहीं कर पाए बेटा? 9 लोग सिलेक्ट कर लिया, पता लगा 2 लोग वही नहीं आए तो मेरी बोर्ड तो खड़ी रह जाएगी, चलेगी नहीं। तो आप सिचुएशन को तोड़ लो कि भाई जो जरूरी है पहले उसको तो करें सेट, फिर बाकी लोगों में से सिलेक्शन कर लेंगे चल के। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट फटाफट से एक बार में आंसर हो सकता है क्या बेटा? मुझे लगता है उसमें टाइम लगना चाहिए। 4 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। बेटा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो फिर से, ऐसे 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल ना। आपको थोड़ा फर्क पड़ रहा है लड़का लड़की क्या है अभी तो, है ना? आपको सीधी सी बात है 8 लोगों को 8 जगह पे अरेंज करना है। 8 लोग 8 जगह में कैसे अरेंज हो सकते हैं 8 फैक्टोरियल में ना? अभी तो बात ही नहीं हुई कि लड़के ऐसे बैठे हो लड़के ऐसे बैठे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके लिए वो एक ही समान है, आपके पास 8 लोग हैं 8 जगह पे अरेंज कर दो उनको उठा के। हाँ, अब से पढ़ो क्वेश्चन को, अब समझना पड़ेगा ध्यान से। अब आपने क्वेश्चन क्या बोला? नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। गैप मेथड से अब कोशिश कर रही है मुझे फटाफट से एक लाइन में आप आंसर दो गैप मेथड लगाने वाला, तीनों स्टेप का। 4 फैक्टोरियल into 5C4 बोलते जाना साथ में। फैक्टोरियल। चलो जी, 4 फैक्ट, पहला वाला 4 फैक्टोरियल किसके लिए है? सर 4 लड़कों के लिए जो हमने बिल्कुल, बिठा दिया। क्योंकि हम चाहते थे 2 लड़कियां एक साथ ना रहे तो उनको अलग किया और 4 लड़कों को 4 जगह अरेंज करना था। इतने वेज में हो सकता है। जब हमने 4 लड़कों को अरेंज करा होगा तो कितने गैप्स क्रिएट हुए होंगे? 5। और उन 5 गैप्स में आपने कितनी लड़कियों को सिलेक्ट करना है बिठाने के लिए? 4 गैप्स आपने सिलेक्ट करने हैं।
अब उन 4 गैप्स में कितनी लड़कियां बिठानी है? 4 4 लड़कियां 4 गैप्स कितने वेज में अरेंज हो सकती हैं? 4 फैक्टोरियल वेज में। चलता भाई? सर यहाँ पे 5C2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने कहा है नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, चल तो ऐसे समझते हैं आ जाओ बेटा। बॉय 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 बॉय, 4 लड़के बिठा दिए मैंने, ठीक है। यस सर। गैप 1, गैप 2, गैप 3, गैप 4, गैप 5 आ गया, ठीक है। तो यस सबसे सर। पहला काम बिठानी तो चारों लड़कियों को है, बस 2 लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए आपकी, यही तो बोला ना आपने। बस भाई आपने जो 4 लड़कियां बिठानी है, हो सकता है आप इन गैप्स पे बिठा दो उन 4 लड़कियों को, साथ तो आएंगी नहीं, वो तो डिसाइड हो गया। अब आपने डिसाइड ही करा है गैप में बिठाना है, तो कोई 2 लड़कियां एक साथ नहीं आ सकती, है ना। यस सर। पर हो सकता है आप 4 गैप ये वाले चुनो जो मैंने पहले हाईलाइट करे, हो सकता है आप 4 गैप ये वाले चुनो, ऊपर वाले। हो सकता है आप 4 गैप में ऐसा कर लो कि भाई सेकंड को छोड़ दो, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कर लो। पॉसिबल है ना ये सारे वेज? यस सर। तो इनका ध्यान कौन रख रहा है आपके लिए? ये 5C4। 5 तरीके से आप गैप्स, आपने पहले गैप्स क्रिएट करे, देन उन गैप्स में से आपने सिलेक्शन करा कि भाई उन 5 में से आई हैव टू सिलेक्ट 4 गैप्स जहां पे आई विल प्लेस 4 गर्ल्स, ठीक है बेटा। तो 2 से कंफ्यूज मत हो, अभी 2 लड़कियों को नहीं बिठाना ना अपने को। हाँ, अगर ये बोला होता इन 5 गैप्स में 2 लड़कियों को बिठाना है हमें, तो क्या करते हैं हम? 5 में से कोई 2 गैप सिलेक्ट कर रहे होते हैं। सॉर्टेड? यस सर। चलो जी, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। सर 5 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। हाँ जी, आगे। 6C1। मेहनत मत करो, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको फिर से, चलो, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा मेहनत कर दिया आपने। हम बहुत इजी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। मैंने 3 लड़कियों को एक ग्रुप मान लिया था। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप टेंशन ही मत लो ना इतनी, क्यों परेशान हो रहे हो आप? फिर से क्वेश्चन पढ़ो। ओके। नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, आपने बोला नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। तो अगर ऐसा है तो मैं 2, हाँ, तो हम क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? कि एक वो वेज हो गए जहां पे ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, और एक वो जहां पे ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। मैं 2 तरीके से तोड़ सकता हूं ना इसको मैं। चलता है बेटा? क्या आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज का आंसर है? बोले यस, मेरे पास आंसर है 8 फैक्टोरियल। चलता है? चारों लड़कियां इकट्ठी बैठी हूं, उसके लिए आपके पास क्या आंसर है? 6 फैक्टोरियल, सॉरी 5 फैक्टोरियल। ध्यान से, खाली 5 फैक्टोरियल या कुछ और भी होना चाहिए? 5 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। अब करेक्ट है ना भाई। अगर मैं चारों लड़कियों को एक साथ रखना चाहता हूं तो इनको मैं मिला के बना लेता हूं एक ब्लॉक, ठीक है। उसके अलावा 4 लड़के हैं, तो मेरे पास टोटल एंटिटी कितनी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे? 5। उन 5 एंटिटीज को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? 5 प्लेसेस में, 5 फैक्टोरियल बेस में। तो 5 फैक्टोरियल तो होगा ये अरेंजमेंट। क्या नहीं भूलना है हमको? दैट इज इनका इंटरनल अरेंजमेंट, 4 फैक्टोरियल। लिख लेना यहाँ पे साथ में, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर इज 5 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, वेयर 4 फैक्टोरियल इज टेकिंग केयर ऑफ योर इंटरनल अरेंजमेंट्स। भाई इन चारों लड़कियों का आपस में इंटरनल अरेंजमेंट भी बनेगा, और प्लस सपोज इसको x कर लो, x का आपका आंसर है, ठीक है। फोर्थ करो। अगर किसी को नहीं समझ में आया थर्ड पार्ट तो बताना मुझे। अपने को इजी अप्रोच देखनी जहां में फटाफट एकदम आंसर निकल के आ जाए, मेरा टाइम नहीं लगना चाहिए मुझे। फोर्थ पार्ट का आंसर किसी के पास? 4 factorial into 5C4 into 4 factorial.
So 4 factorial into 4c4 into 4 factorial. दो आंसर आए थे। पहले वाला आंसर बोलना बेटा, जिन्होंने पहले बोला था। 4 फैक्टोरियल इंटू 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी लॉजिक आपसे पूछेंगे इसका, आप देना मुझे। और दूसरा आंसर क्या आया था बेटा? 4 factorial into 4c4 into 4 factorial. चलो, सबसे पहले जिन्होंने आंसर दिया बेटा वो अपना लॉजिक एक्सप्लेन करो। सर पहले मैंने बॉयज को 4 वेज में अरेंज किया, फिर 5 गैप्स जो क्रिएट हुए उसमें 4 गर्ल्स को 4 वेज में अरेंज किया। मैं एक बार आपने जो बोला ना उसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? आपने ये बोला कि आपने पहले बॉयज को कैसे अरेंज किया, 4 जगह में। तो आपने एक तरह से पोजीशंस भी बना देता हूँ ताकि हम समझ पाए। आपने यहाँ बॉय बिठा दिया, यहाँ बॉय बिठा दिया, यहाँ बॉय बिठा दिया, यहाँ बॉय बिठा दिया, आपने ये बोला ना? यस सर। अब मेरे पास तो लेकिन 4 ही गैप बचे, आपने तो 5 बताए थे, गड़बड़ होगी इसमें तो। हाँ सर। ठीक है, तो ये अप्रोच हो गई हमारी फेल। चलो बेटा ऊपर वाले अपनी अप्रोच एक्सप्लेन करो आप। तो कौन से वाले? नहीं, जिन्होंने ये वाला आंसर दिया था, मैंने लिखा है जो आंसर आपकी नहीं। आपकी तो Sir, समझ में आ गई, आपको गलती समझ में आ गई ना? हाँ सर। चलो बेटा आप बताओ अपना आंसर। सर 4 factorial boys को अरेंज कर दिया पहले. देन सर 4 गैप्स के लिए 4c4. ये तो मीनिंग ही खत्म हो गया ना इस बात का, तो गैप बचे ही उतने, है ना? यस हाँ, मतलब 1 हाँ into 4 factorial सर, जो गर्ल्स हैं उनकी इंटरनल अरेंजमेंट. चलो जी। सर इसमें इंटू 2 आएगा। एग्जैक्टली Yes, sir, into अब आया 2. ना, आ गया ना, समझ में आ गया ना? जब हम डायग्राम बनाते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि अब आपको खुद समझ में आ गया आंसर देते देते कि सर मैंने ना एक्चुअली खाली यही अरेंजमेंट कवर करा है। आ गया था ना आंसर देते देते, कब समझ आपको ये? और मैं कौन सा अरेंजमेंट भूल गया कि ये भी तो हो सकता है। गलती मिल गई बेटा? यस सर. ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या है भाई? 4 लड़कों को अरेंज कर दिया 4 फैक्टोरियल वेज में, 4 लड़कियों को अरेंज कर दिया 4 फैक्टोरियल वेज में, और इंटू 2 क्यों करा? क्योंकि या तो इस वे में अरेंज होंगे या इस वे में अरेंज होंगे। कोई डाउट? चलो जी, 5th पार्ट पे आ जाओ। फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप कौन सा मेथड दिमाग में आ रहा है अभी आपको? क्या गैप मेथड लग सकता है? यस सर. कैसे लगाओगे गैप मेथड? चलो मुझे एक्सप्लेन करो आप। गर्ल बॉय को एक साथ नहीं रखना, मतलब यहाँ पे लिखा है उसकी एक पर्टिकुलर गर्ल और बॉय को ना, एक पर्टिकुलर गर्ल को और एक पर्टिकुलर बॉय को आपको एक साथ नहीं रखना है ना? वो 2 लोग होंगे जिन्हें हमें साथ नहीं रखना. बिल्कुल करेक्ट। क्या करें इनको स्टेप 1 के अकॉर्डिंग? स्टेप अकॉर्डिंग टू स्टेप 1 6 फैक्टोरियल. बोले उन 2 को हटा दो और बचे हुए 6 लोगों को 6 प्लेसेस पे अरेंज कर दो। इन हाउ मेनी वेज बेटा? 6 फैक्टोरियल वेज। यस सर. हाउ मेनी गैप्स आर क्रिएटेड? 7 gaps with 7c2. And yes, I have created 7 gaps, but I have to select how many gaps to place that one boy and one girl. I have to select 2 gaps, and after selecting 2 gaps, that one boy and one girl can be arranged in how many ways? 2 factorial. I hope gap method अब आपको आंख बंद करके आप फटाफट आंसर लिख पा रहे हो, समझ पा रहे हो गैप मेथड कैसे काम कर रहा है। ठीक है बेटा? यस सर. लास्ट पार्ट पे आ जाओ। सर इसको वैसे भी कर सकते हैं कि टोटल अरेंजमेंट्स माइनस हम उनको हम तो एक कर मान सकते हैं, लें, पर इनको एक एक boy मानना and girl और एक पर्टिकुलर को मानना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना है पर। ठीक है ना? मैं नाम दे दूं ना कि कैसे B1 सर? G1, एक बस आप नाम दे दो उनको कि भाई मेरे पास जो लड़के हैं वो है B1 B2 B3 B4, लड़कियां हैं G1 G2 G3 G4।
ये पर्टिकुलर लड़का लड़की है जिसको हमें क्या करना है, एक साथ नहीं रखना है ना, पर्टिकुलर फिक्स करना पड़ेगा ना। ये नहीं हो सकता ना कि B1 के साथ क्या पता G2 वाला आ जाए या G3 आ जाए, ये केसेस नहीं बनाने हैं आपको, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, है ना। लास्ट पे आओ, चलो। लास्ट पार्ट का एक हल्का सा हिंट आपको मिल गया एक्चुअली, अभी आपके अप्रोच में ना मैंने दे दिया, सर जो मैंने B1 G1 नाम दिया। अच्छा, आंसर दो इसका। 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर 4। आंसर आया बेटा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल टू दी पावर 4। ये आंसर आप दे रहे हो। गिव मी द लॉजिक फटाफट से। आंसर सही है, मैं बता रहा हूँ। 2-2 के पेयर में 4 मतलब पेयर बन गए, और उन चारों ठीक है। अरेंजमेंट के लिए 4 फैक्टोरियल, और इंटरनल अरेंजमेंट के लिए सबके लिए 2 फैक्टोरियल एक एक बार। मैं समझ गया आपके, बाकी सबको समझ में आने में बता देता हूँ। हमने करना क्या है, B1 G1 अपने आप में एक मैरिड कपल है, B2 G2 अपने आप में एक मैरिड कपल है, B3 G3 अपने आप में एक मैरिड कपल है, और B4 G4 अपने आप में एक मैरिड कपल है। ये चीज तो फिक्स हो गई पहले, कोई दिक्कत यहां तक। अब एक तरीके से इनको अगर मैं एक सिंगल एंटिटी मानूं एक कपल को, तो 4 कपल्स को मुझे 4 जगह पे रखना है, तो कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं बेटा, वो 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, एंड देन कंसिडरिंग देयर इंटरनल अरेंजमेंट इज 2 फैक्टोरियल, इसका इंटरनल अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। डाउट किसी को बेटा, किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। एक सेकंड। क्वेश्चन समझ में आया किसी को? किसी को क्वेश्चन समझ में आया तो मैं एक बार अनम्यूट करके क्वेश्चन कोई समझाऊं पहले, अगर आ गया तो, नहीं तो मैं तो समझाऊंगा ये भी। सर मुझे थोड़ा आइडिया आया है। चलो चलो बोलो बेटा। तो क्या सर idea है? एक लाइन मतलब हमें ये बताना है कि टोटल मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट्स सब सारे इसके कितने होंगे 2D ठीक है, फिगर्स के। तो ठीक है। एक लाइन सर्कल को 2 जगह इंटरसेक्ट करता है, और वो एक लाइन वो कुछ तो होता है ना, 3 लाइंस हो सकते हैं, तो 3 पॉइंट्स होते हैं कॉन्करेंट चार। नहीं उतना नहीं जाना अपने को डिटेल में, थोड़ा सा आगे अच्छा। चले गए आप, समझना आप ध्यान से। मेरे पास 8 स्ट्रेट लाइंस हैं, है ना, और 6 सर्कल्स हैं। अब समझना ध्यान से, टाइप ऑफ इंटरसेक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं। मैंने बोला फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरसेक्शन ये हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करे स्ट्रेट लाइन के साथ। भाई एक टाइप ऑफ पॉसिबल इंटरसेक्शन बनेगा इसमें। एक स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन को कितने पॉइंट्स पर मैक्सिमम इंटरसेक्ट कर सकती है। बात मैक्सिमम की हो रही है, मिनिमम की नहीं हो रही है। भाई मिनिमम तो 0 है। क्या आंसर होगा इसका आपका? 1 सर। 1 पॉइंट। ये अपने सब समझते हैं बेटा कि एक स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन को मैक्सिमम एक ही जगह क्या कर सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है। चलो मैंने बोला सेकेंड टाइप ऑफ पॉसिबल इंटरसेक्शन इज बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। कितने पॉइंट्स मैक्सिमम? 2। ये रहा सर्कल, ये रहा लाइन, तो 2 जगह पे ये इंटरसेक्ट कर सकता है। तो यानी जब हमारे स्ट्रेट लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन होगा तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे। स्ट्रेट लाइन का होगा 1 पॉइंट मिलेगा। और तीसरा कॉम्बिनेशन कौन सा हो सकता है कि सर्कल किसके साथ इंटरसेक्ट करे? सर्कल के साथ। कितने मैक्सिमम पॉइंट्स? 2। अगेन 2। चलता है। तो यहां तक की बात तो मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए आपको, है ना। ये तो समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या कह रहा है अब आपको। अब मैंने बोला
अगर स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट लाइन से इंटरसेक्शन होता है, मैं ऐसा मानता हूं होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 में से 2 स्ट्रेट लाइन को चुनना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। कितने वेज में कर सकते हो? 8C2. 8C2. And once they intersect, how many points I will be getting? 1 point only. Sorted यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। चलो जी, फिर मैंने बोला अगर स्ट्रेट लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन कराना है तो एक स्ट्रेट लाइन चुननी पड़ेगी, एक सर्कल चुनना पड़ेगा। तो क्या करोगे बेटा? बोले 8 में से एक स्ट्रेट लाइन उठा लेता हूं, दैट कैन बी डन इन 8C1 वेज, और 6 में से एक सर्कल उठा लेता हूं, दैट कैन बी डन इन 6C1 वेज, एंड वंस दे इंटरसेक्ट द मैक्सिमम पॉइंट्स आई विल बी गेटिंग इज 2। चलता है? यस सर। लास्ट क्या लिखूं बोलो? 6C1 इन 2 6C2. 2। ठीक है, अब मुझे ध्यान से आंसर करेंगे आप। इनके बीच में प्लस लगाया जाए कि मल्टीप्लाई लगाया जाए? Plus. क्यों प्लस? क्यों प्लस? नंबर बढ़िया। ऑफ पॉइंट्स ऐड होंगे। बिल्कुल। आप बोले सर या, हम और केस बोल रहे हैं ना कि या तो लाइन का लाइन से इंटरसेक्शन होगा तो इतने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, या ये काम कैसे पूरा हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन का सर्कल से इंटरसेक्शन हुआ हो तो इतने पॉइंट्स आएंगे, या सर्कल का सर्कल से इंटरसेक्शन हुआ हो। सो दीज आर योर टोटल नंबर ऑफ वेज। एंड केसेस नहीं है ना, ये कौन से केसेस हैं आपके? दीज आर और केसेस। क्लियर है क्वेश्चन? Yes sir. क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? अनम्यूट करके क्वेश्चन एक्सप्लेन करना चाहता है कोई? सर एक क्रिकेट टीम है, उसमें 11 प्लेयर्स हैं, आउट ऑफ विच Correct 3 है। प्लेयर्स हाँ। हैव एन ऑर्डर ऑफ गोइंग फॉर बैटिंग एंड बाकी ठीक सारे है। कैसे भी ऑर्डर में जा सकते हैं। ठीक है, और जो वो 3 है उनका ऑर्डर क्या है? सर फर्स्ट ए लिखो, फिर जे, फिर जी। सॉरी, नहीं ये First गलत हो गया। A, हाँ, ये then फर्स्ट G. नहीं बोल ए सकते। फिर जी फिर जे। First नहीं नहीं नहीं, समझो बात को, फर्स्ट मत बोलो G, उसको आप। then J. देखो ना, फर्स्ट बोलने से क्या हो गया? फर्स्ट बोलने से ये हुआ, आपने बोला ए आना चाहिए, फिर जी आना चाहिए, फिर जे आना चाहिए, आपने ये बोला। अब मैं कह रहा हूं इसके अलावा भी एक पॉसिबल अरेंजमेंट है, बता सकते हो मुझे? उसमें लिखा है ए वॉन्ट्स टू बैट बिफोर जे एंड जे वॉन्ट्स टू बैट आफ्टर जी। ये तो लिखा है ना स्टेटमेंट को। पहले जी जा सकता है। ये भी तो पॉसिबल है जी ना भाई? जी। है ना? पॉसिबल है कि नहीं है? तो फर्स्ट बोलने से गड़बड़ क्या हो गई, समझ में आ गया आपकी बात को? अगर हमने बोला फर्स्ट ए को जाना है तो दिस इज द ओनली पॉसिबल अरेंजमेंट। ये डाउट क्लियर हो गया पहले बेटा? क्या हमारी स्टेटमेंट इस कंडीशन में भी सेटिस्फाई होती है? बोले यस सर, सेटिस्फाई होती है। अब मुझे आंसर करो, आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? ऐसा करें ना, पोजीशन बना लेते पहले अपने। ये 11 पोजीशन है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? बोले सर मैं 11 में से 3 पोजीशन सिलेक्ट करूंगा। 11 में से 3 पोजीशन सिलेक्ट करूंगा और उन तीनों पे पहले इनको पहले साइड करता हूँ, इनको Excuse me, sir. बिठाता हूँ। हाँ बेटा बोलो।
बट क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आई। नहीं है समझ में? क्रिकेट देखती हो तुम? नो सर। हालांकि उत्तर लॉजिक नहीं देखा है। चलो पार्टनर सर वाला। लॉजिक नहीं है, छोड़ देते हैं एक बार उसको। देखो 11 प्लेयर्स हैं, है ना? 11 प्लेयर से टीम बनेगी। यस सर। वो बैटिंग करने जब जाएंगे तो बैटिंग का ऑर्डर ऐसा है, ए ने बोला मैं जाऊंगा जे से पहले, मुझे जे से पहले जाना है, इमीडिएटली पहले जाना है ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, जे से पहले खेलूंगा, बस मेरी कंडीशन इतनी सी है। ए ने ये बोला हाँ और यस जे सर। ने ये बोला मैं जी के बाद खेलूंगा। ठीक है, तो क्या यहां पे और यहां पे जो मैंने अरेंजमेंट लिखा है, दोनों की जो मांग है वो पूरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? मतलब यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? सर यही वाला ऑर्डर नहीं समझ में आ रहा है। देखो हम यहाँ पे कहते हैं ए वॉन्ट्स टू बैट बिफोर जे, क्या यहाँ पे ए जे के पहले आ रहा है? हाँ। यस सर। एंड जे वॉन्ट्स टू बैट आफ्टर जी, हो रहा है भाई, क्या दिक्कत है? हो तो रहा है ना? यस सर। पहले में तो ठीक है। फिर सेकंड पे आते हैं, ए वॉन्ट्स टू बैट बिफोर जे, हो रहा है क्या? बोले हाँ सर हो रहा है। एंड जे वॉन्ट्स टू बैट आफ्टर जी, बोले वो भी हो रहा है। यस सर। ठीक है ना? और कोई तरीका नहीं है, अब और कुछ नहीं बना सकते आप इसके अंदर। देयर इज नो अदर वे कि मैं ऐसे इस कंडीशन को मीट करवा पाऊं। चलता है? यस सर गेट इट। अब ये तो आ गया हमारा तीन भाई, इनके ऑर्डर ये हो सकते हैं, उसको साइड में रखते हैं। अब मुझे जब 11 लोगों को बैटिंग के लिए भेजना है तो पहले तो इन तीन जगह को मैं सिलेक्ट कर लूं, क्योंकि इन तीनों को बैठाना जरूरी है, इनकी अपनी अपनी मांग है। तो 11 में से मैं तीन पोजीशंस को कितने वेज में सिलेक्ट कर सकता हूं, कितने तरीके से कर सकता हूं? ठीक है बेटा, इससे क्या आएगा आपके पास? कोई मुझे बताएगा इसमें क्या आ गया मेरे पास? इस 11C3 से मुझे क्या मिलेगा? सर ए जी और जे को हमने नहीं नहीं सेलेक्ट कर लिया। नहीं नहीं, फिर से समझो। 11C3 से मैंने लोग नहीं सिलेक्ट करे, 11C3 से मैंने पोजीशन छाटी है बेटा। पहले तीन पोजीशन अलग रख ली साइड में रख करके, मैंने 11 पोजीशंस में से तीन पोजीशंस को छाट के अलग कर लिया। वो तीन पोजीशन 2 3 4 भी हो सकती हैं, वो तीन पोजीशन 1 2 3 भी हो सकती है, कोई भी तीन पोजीशन छाट के मैंने अलग कर ली, है ना? इसको लिख लेना, इसीलिए वर्ड्स में बोल रहा हूं कि लिखते जाना, मैं तो अभी आंसर लिखता जाता हूं ऐसे ही। तो 11C3 से, हाँ बोलो बेटा। वी कैन से कि हमने इन तीनों को एक एंटिटी मान ली है। बोल लो आप, ऐसा मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं उसमें इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरे को इतना मुश्किल है नहीं मेरे लिए, है ना? मान लो, अब एक एंटिटी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एंटिटी मानने के बाद बस एक गड़बड़ मत कर देना, इन तीन लोगों को अरेंज करने के देयर आर नॉट 3 फैक्टोरियल वेज, वो बस गलती मत करना। मुझे और कोई दिक्कत नहीं आता, एक एंटिटी मान लो आप उसे। ठीक है बेटा? ओके सर। क्यों नहीं है 3 फैक्टोरियल, वो आपको समझ में आ गया। 3 फैक्टोरियल होता कब? जब मैं इनको किसी भी रैंडम ऑर्डर में अरेंज कर सकता था, ए जी और जे को मिला के, है ना? वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। डाउट यहां तक पहले कोई? सर एंटिटी कैसे मान सकते हैं? ये कह रहे हैं अलग, इन्होंने बोला एंटिटी मानना, मैंने कहा मान लो ए जी जे एक सिंगल एंटिटी है। तो बट सर इनके अगर तरीके से जब मैं जाऊं, एक मिनट देना बस मुझे। इनके तरीके से अगर मैं जाऊंगा तो बचे हुए 8 लोग हो गए, कितने वेज में अरेंज? 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो गए, है ना? यस सर। जो एंटिटी बांधना चाह रहे थे उनसे बांध, वो 8 फैक्टोरियल वेज में उन्होंने अरेंज कर लिए, और इनके लिए फिर वो बनाते 3 फैक्टोरियल जो भी आगे करते। तो बस मैंने उनको यहाँ करेक्ट कर दिया, एंटिटी मानना है मान लो, मुझे दिक्कत नहीं है, पर गलती से ये 3 फैक्टोरियल मत मान लेना फिर आप आगे। मैं तो एंटिटी मानना नहीं चाहता क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, बिना एंटिटी माने बहुत आराम से होगा, देखना आप कैसे। आप ये समझो, आपने ये तीन, में फिर से आ रहा हूं यहीं पे, 11C3 में आपने क्या कर लिया, क्या आ गया आपके हाथ में, क्या आया निकल के? 11 पोजीशन रखी थी, हाथ डाल के निकाल ली, तीन पोजीशन आ गई मेरे पास, है ना? यस सर। उन तीन पोजीशन में ए जी और जे को कितने वेज में अरेंज करा जा सकता है? तो उसका आंसर 2 है। यस सर। अब क्या बचा आपके पास, बताना कितनी पोजीशन बची है? 8 लोग कितने बचे हैं? 8 कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 8 फैक्टोरियल। भाई 8 पोजीशन बची, 8 लोग बचे, अरेंज हो गए, कोई दिक्कत?
देयर कुड बी मोर देन वन वे टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। मैं उसमें ये नहीं करूंगा आप गलत बोल रहे हैं, या किसी ने जैसे एक एंटिटी मानना था, बस उसमें जो गलती होने के चांस होते हैं कि हम इंटरनल अरेंजमेंट गलती से 3 फैक्टोरियल ना करें, वो आपको ध्यान यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है सर वैसे अगर एंटिटी मान लिया तो फिर वो तीनों साथ में रहेंगे हमेशा। हाँ बट ये भी तो हो सकता है सीक्वेंस में कि जी सबसे पहले आ रहा हो, जे लास्ट में आ रहा हो। तभी तो मैंने बोला उसको, उसका जो इंटरनल अरेंजमेंट आप बनाएंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, वहां 3 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। Yes, sir. वही आपको ध्यान रखना है। अगर आपने तीनों को एक एंटिटी मान के 3 फैक्टोरियल कर दिया तो हो गया, फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ इसे बनाने का क्वेश्चन, है ना। कोई डाउट बेटा यहां तक कैसा भी? तो एक हेडिंग डाल देना ग्रुप फॉर्मेशन, कुछ उसके क्वेश्चंस और देखते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है पीएनसी का, ठीक है, जो हमारे करिकुलम के हिसाब से सफिशिएंट है। प्रोबेबिलिटी के वाले पार्ट में जाते हुए बाई चांस जस्ट इन केस मान लो एक आधा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में ऐसा आ जाता है जहां मुझे और कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़े तो मैं वहां पढ़ा दूंगा, बट अभी के लिए जो नॉलेज है पीएनसी की वो सफिशिएंट है टू गो अहेड विद प्रोबेबिलिटी वाली यूनिट। ठीक है, सो हेडिंग डाल लेना नेक्स्ट। ग्रुप फॉर्मेशन, ग्रुप फॉर्मेशन। और ध्यान से मेरी बात को सुनना, अभी नोट मत करना, आई विल गिव यू टाइम। ठीक है, पहले समझना है आपको। 3 लोग हैं मेरे पास एबीसी, और मुझे एक सिंगल आदमी की टीम बनानी है, ये सिंगल आदमी निकालना है। ठीक है, जब भी हम ग्रुप बनाने जाते हैं, जब भी हम ग्रुप बनाने के लिए सिलेक्शन करते हैं, देयर इज ऑटोमेटिकली रिजेक्शन भी होता है वहां पे। मतलब जब भी आप सिलेक्शन करोगे ना तो ऑटोमेटिक रिजेक्शन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं एक आदमी की जो टीम बनाना चाहता हूं, मैंने ए को सिलेक्ट कर लिया, बट ए को सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली एक और टीम बन गई बीएनसी। तो जब आप अपने सिलेक्शन की टीम बनाते हो तो ऑटोमेटिकली एक रिजेक्शन की टीम बनती जाती है। हालांकि हम उसमें फोकस नहीं करें वो एक अलग बात है, बट ये बात अपने समझना है अपने को कि एवरी टाइम वी मेक अ सिलेक्शन देयर इज a rejection as well. So whenever you create a team of selections, एक अलग टीम डेफिनेटली रिजेक्शंस वाली भी क्रिएट होती चली जाती है। ये बात क्लियर है? पहले कोई दिक्कत? तो एक लाइन लिख लेना अपने लिए पहले कि एवरी सिलेक्शन रिजल्ट्स इनटू सम रिजेक्शन। लाइन काम आती है आपको जब क्वेश्चन करते हैं कि एवरी सिलेक्शन रिजल्ट्स इनटू सम रिजेक्शन। अब देखना यही चीज यहां पे एक और थोड़ा सा एग्जांपल को बड़ा कर लेते हैं। मान लो 4 लोग हैं, 3 नहीं है, एंड आई हैव टू मेक अ टीम ऑफ 2 प्लेयर्स। मुझे टीम क्या बनानी है? 2 प्लेयर्स की टीम बनानी है। आप कैसे कैसे बना सकते हो, कितने वेज में बना सकते हो टीम? पहले बिना लिखे बताना है आपको मुझे। यू हैव टू मेक अ टीम ऑफ 2 प्लेयर्स। क्या आंसर दोगे बेटा? सर 4C2। 4C2 को इवेल्युएट करेंगे 6 आ जाएगा क्या, है ना। 4 में से 2 लोगों की टीम कैन बी क्रिएटेड इन 4C2 वेज, दैट इज 6 वेज। वो 6 वेज क्या है अगर मैं लिख दूं तो? बोले सर हो सकता है ए और बी की टीम बना दो, हो सकता है आप ए और सी की टीम बना दो, हो सकता है आप ए और डी की टीम बना दो, हो सकता है आप बी के साथ सी की टीम बना दो, हो सकता है बी के साथ डी की टीम बना दो, और हो सकता है आप सी के साथ डी की टीम बना दो, है ना। ये जब आपने टीम बनाना शुरू करा तो आपने सिलेक्शंस करे, है ना बेटा। क्या ऑटोमेटिक हर टीम को बनाते हुए रिजेक्शंस भी हुए या नहीं हुए? बताना मुझे। मैंने हाँ सर, एक डेफिनेटली हर बार रिजेक्शन की टीम भी क्रिएट हुई। यहाँ पे किस किस को रिजेक्ट कर दिया आपने? बोले सी और डी को कर दिया। यहाँ किस किस को कर दिया? बोले बी और डी को कर दिया। यहाँ किस किस को कर दिया? बोले सी को और बी को कर दिया। यहाँ पे ए को और डी को कर दिया, यहाँ पे ए को और सी को कर दिया, और यहाँ ए को और बी को कर दिया। ठीक है, मैं आइडिया पे पहुंच रहा हूं, लेकिन ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। स्टेटमेंट क्लियर है पहले? हाँ जी बेटा, स्टेटमेंट क्लियर है? ठीक है कि एवरी टाइम वी मेक सम सिलेक्शन दैट रिजल्ट्स इनटू सम रिजेक्शन एज वेल। अब यहां पे मैंने बोला था 4 लोगों में से 2 की टीम बना दो, ये क्वेश्चन था ना मेरा। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं कि यू हैव टू मेक
2 teams of 2 people each. आंसर दो क्या होना चाहिए? बोलो, इसको कॉपी करो, मुझे आंसर देने की कोशिश करो, क्या आंसर होना चाहिए? 4C2 into 2. 4C2 into 2. मैं लिख दे रहा हूं आपका आंसर, मैं यस या नो नहीं बोल रहा अभी उस पर, ठीक है? और भी ऑप्शंस ले लेते हैं अगर कोई देना चाह रहा है तो। सर 4C2 into 2C2. एक ऑप्शन और लिख देता हूँ बेटा, बात चलो 1 हो गया, मतलब आपका कहना मतलब, ठीक है चलो। जस्ट 4C2. क्या बेटा? जस्ट 4C2. सिर्फ 4C2 लिख दूं, ठीक है? सुनो ध्यान से, जब अब स्टेटमेंट को समझने का टाइम आया, तीनों आंसर गलत है, ठीक है? अब आंसर समझना करेक्ट क्या है बेटा। क्या ये टीम जब बनेगी, ऊपर जो लिखी हुई है और ये जो लास्ट में लिखी हुई है टीम, ये अलग अलग टीम है, ये एक ही टीम है? बताना मुझे एक बार। एक ही है सर. एक ही टीम है ना? अब आप देखो, आप लोगों ने जो आंसर दिए, इस वाले को छोड़ देते हैं, ये तो एक ही आंसर हो गए। यहाँ पे आपने टीम्स बढ़ा दी। अब आपको यहां से विजुअलाइज का करना है कि एक्चुअल आपकी टीम्स कम हो जाएंगी पहले से, है ना? क्योंकि व्हेन यू हैव वेंट अहेड, क्या करने के लिए? सिलेक्शन करने के लिए ऑटोमेटिक रिजेक्शन की टीम तो बनी गई थी। सिमिलरली इफ यू विल नोटिस, ये भी तो एक ही टीम है, क्या अलग अलग टीम है? देखना, और ये भी एक ही टीम है। बेटा आंसर दो क्या कोई मुझे? कितना आंसर होना चाहिए पहले काउंट करके दे दो। 3 सब विजुलाइज कर पाए ना? 3 क्यों बना? उसमें किसी को डाउट है तो वो बताना पहले। हमने क्या करा, अगर हम इस अप्रोच से, हमने डबल एफर्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि हम सिलेक्शन को एक टीम मान रहे थे जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं। बट हम क्या ध्यान में रखना है कि एवरी टाइम वी मेक सम सिलेक्शन देयर आर रिजेक्शंस एज वेल। सिलेक्शन की टीम बनेगी तो साथ साथ रिजेक्शन की भी टीम बन रही होगी, और उससे हमारे जो काउंट होगा वो एक्चुअली गिर जाएगा। 3 टीम में हमारा काम बन जाएगा, ठीक है? तो जो आंसर लिखना था ना, करेक्ट आंसर ये था कि पहले तो आप ये देख लो कि टोटल टीम कितनी बन सकती है, वो तो आपका ठीक था। एंड देन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और यहां से लॉजिक क्लियर नहीं होगा, ये मैं अभी बता दे रहा हूं आपको। अभी तो मैंने खाली आपको आंसर दिया है, आंसर बस लिख लो। अभी मैं थोड़ा सा और सिनेरियो को बड़ा करूंगा, काउंट बढ़ाऊंगा, और फिर मैं आपको एग्जैक्ट एक ट्रिक दूंगा जहां से आप एक बार में इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर लिख पाओ। अभी तो आपको लग रहा होगा हाँ सर 2 से डिवाइड करना था इसलिए 2 फैक्टोरियल कर दिया आपने, पर वो लॉजिक नहीं है, वो लॉजिक नहीं है इसका, ठीक है? फैक्टोरियल क्यों किया है? वही मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए अभी तो आपको आंसर मैच कराने के लिए हो सकता है बोल दो सर आपने 2 फैक्टोरियल लिख दिया, पर फैक्टोरियल मैंने इंटेंशनली लिखा है वहां पे, और अभी मैं बता नहीं रहा हूँ क्यों लिखा है, ठीक है? अभी मैं और थोड़ा बड़ा करूंगा सिनेरियो, देन आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, उससे आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? अभी खाली नोट करो आप इसको। या चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही देता हूँ ट्रिक क्या है। क्या बेटा मैं 4C2 को लिखना चाहूं तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लिख दो इस पूरे पार्ट को, 4C2 वाले को, और इंटू 1 बाय 2 फैक्टोरियल। एक ही बात है ना दोनों? यस सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब समझना क्या है, ट्रिक क्या है, पहले ट्रिक समझ लेते हैं, फिर बड़ा करेंगे तो वहां पे और चलो आसान हो जाएगा। आपका जो न्यूमरेटर है, पहले इतने पार्ट को समझो आप, ठीक है? इतने पार्ट को, आपका जो न्यूमरेटर है दैट इज टोटल नंबर ऑफ लोग जो आपके पास अवेलेबल है। वो 4 थे ना, 4 लोगों में से आपको टीम बनानी थी, क्लियर है? 4 लोगों में से आपको जो टीम बनानी थी वो 2-2 लोगों की बनानी थी। तो हमने बोला टोटल नंबर ऑफ लोग तो आ गए आपके ऊपर, डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल मेंबर्स इन ईच टीम, वो आ गए नीचे। क्लियर है बेटा? स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनना और लिखते रहना साथ साथ। न्यूमरेटर इज योर टोटल नंबर ऑफ लोग जिनसे टीम बनानी थी मुझे, एंड डिनोमिनेटर इज हर टीम में इंडिविजुअली कितने मेंबर्स हैं। ये ठीक हो गया यहां तक? लिख लेना इसको साथ साथ, ठीक है? देन व्हाट इज दिस डूइंग, इसको हम ऐसा बोल रहे हैं। देन आप ये देखो कितनी ऐसी टीम्स हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ लोग हैं। तो मेरे पास 2 ऐसी टीम है जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ लोग हैं, तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, 2 फैक्टोरियल कर रहा हूं। अभी खाली समझ लिख लेना स्टेटमेंट जो दे रहा हूं। अभी आप बिल्कुल भी समझने की कोशिश मत करना, खाली लिखना है आपको वर्ड्स में
कि न्यूमरेटर इज टोटल नंबर ऑफ लोग कितने अवेलेबल हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स इन ईच टीम, एंड दीज आर योर नंबर ऑफ टीम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ मेंबर्स। ये ठीक है पहले? एंड देन आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल जहां से इसको आप और बेटर तरीके से देख पाओगे। मेरे पास टोटल 7 लोग अवेलेबल थे, ठीक है, मुझे उनमें से 3 टीम्स बनानी थी। कितनी टीम्स बनानी थी मुझे? 3। एक टीम में मुझे 3 लोग रखने थे, एक टीम में मुझे 2 लोग रखने थे, एक टीम में मुझे 2 लोग रखने थे। ये सिनेरियो क्लियर है बेटा? अनम्यूट करके बोलना, सिनेरियो समझ में आ गया क्या है? यस सर। ठीक है, अब ध्यान समझना, मेरे वाले फॉर्मूले से चलते हैं पहले। तो न्यूमरेटर में क्या लिखोगे पहले आप बोलो? बोले 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अनम्यूट करके बोलो डिनोमिनेटर क्या लिखूं पहले, इतने वाले पार्ट का क्या होना चाहिए? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। करेक्ट, क्योंकि हमने इसको क्या बोला, नंबर ऑफ मेंबर्स इन इंडिविजुअल टीम। चलो जी, इसकी जगह क्या लिखोगे? सॉरी 2 फैक्टोरियल। क्यों 2 फैक्टोरियल? क्योंकि हमारे पास 2 ऐसी टीम्स हैं जिनके अंदर क्या है, सेम नंबर ऑफ मेंबर्स है। ठीक है बेटा, समझ में आता है? अब इसका लॉजिक आप मेरे से समझना, मैं अब समझाना कोशिश करूं। पहले आपको फॉर्मूला लगाना आ गया, अभी अब लिखना बंद करना, सिर्फ इधर देखना एक बार स्क्रीन पे। ये जो प्रॉब्लम आती है ना सिलेक्शन रिजेक्शन में डबल काउंटिंग की, ये होता तभी है जब सेम नंबर ऑफ लोग होते हैं। अगर मैं यहां पे सिनेरियो ऐसा कर देता कि एक आदमी की टीम बनाओ और एक 3 आदमी की टीम बनाओ, बेटा क्या कभी भी आपकी डबल काउंटिंग होती है? देखना, हो सकती थी डबल काउंटिंग? पॉसिबल ही नहीं है। बोले सर तब थोड़ी ना ऐसा बोल सकता हूं कि ये टीम और ये टीम सेम है, तब तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर मैं एक टीम बी बनाऊं तो यहाँ पे ए सी डी एक टीम बन जाएगी भाई, कैसे इस साइड की टीम इस साइड की टीम से मैच कर पाएगी? तो प्रॉब्लम ये वाली तब आती है डबल काउंटिंग में, जब मैं अपनी टीम में इक्वल मेंबर्स रखता हूं, तब डबल काउंटिंग होती है। उस डबल काउंटिंग को ऑफसेट करा जा रहा है डिवाइड करके, उस डबल काउंटिंग को ऑफसेट करा जा रहा है डिवाइड करके। आपका डाउट कैसा भी? मुझे आंसर दोगे आप इसका? 4 लोग टोटल हैं, एक टीम बनानी है 1 आदमी की, एक टीम बनानी है 3 आदमी की। फटाफट आंसर दो, क्या होना चाहिए? अनम्यूट करो और आंसर दो मुझे। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 1 फैक्टोरियल। ये तो इसमें हो गया इनटू, अब क्या करूं? 1 बाय क्या लिखूं यहाँ पे? जीरो फैक्टोरियल है ना भाई। देयर आर नो टीम्स जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ मेंबर्स हो। 0 फैक्टोरियल इज 1 चलता है। चलो इसका आंसर देना मुझे। सर हाँ बोलो बोलो। ये जो लास्ट वाला नीचे आ रहा है कि जो कॉमन हम लिख रहे हैं, वो हाँ। एक बार इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा ये हम डिवाइड कर रहे हैं, देखो डिवाइड करने से चीज कम होगी कि बढ़ेगी, पहले आपको वो समझना है। कम होगी। कम होगी। कम इसलिए हुई, यहाँ पे जैसे हमने 6 का 3 करना पड़ा क्योंकि डबल काउंटिंग कितने की हुई थी? 3 की हुई थी। ये आपने सिलेक्ट कर लिया था तो आपके पास, आपने बोला डबल काउंटिंग हो गई और एग्जैक्टली डबल हुई चीजें मेरी, है ना भैया? तो ऐसे गिनती करूं एक एक करके कि 3 की 6 हो गई, है ना, 6 की 12 हो गई, ऐसे गिनती करूं तो वो तो मैं छोटे केस में तो देख लूंगा चल के भाई, गिन लूंगा एक एक करके। क्या जब टीम्स बढ़ जाएंगी तो मैं काउंट कर पाऊंगा एक एक को जाके? नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए हमने फटाफट से ट्रिक बना ली कि ये अपने आप हैंडल कर लेगा कितनी चीजों की डबल काउंटिंग हो रही है, उनको साइड कर देगा और उनको कम कर देगा आपकी काउंट में से। आप क्या करो ना, मैं बताता हूं आपको। आप इस वाले केस को देख लो, जैसे आप यहाँ पे देखो कभी डबल काउंटिंग होगी नहीं आपकी, एक बार भी नहीं होगी, क्योंकि कभी भी सेम नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं है टीम में, इसलिए 0 फैक्टोरियल लिखा गया। कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं डबल काउंटिंग की। ये सिनेरियो एक और देता हूं मैं आपको, चलो देखना डबल काउंटिंग प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, बताना मुझे। 6 लोग टोटल है, 3-3 की 2 टीम बनानी है। तो हम यहाँ पे 2 फैक्टोरियल देंगे ना सर डिनोमिनेटर में? बिल्कुल बिल्कुल 2 वही मैं पूरा फॉर्मूला बोलूं तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू अगेन 1 बाय 2 फैक्टोरियल। These are the number of teams having equal member। कितने मेंबर है उससे मतलब नहीं है यहाँ पे मुझे,
कितनी ऐसी टीम्स आपकी बन रही है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, क्योंकि तब रिपीटिशन हो जाएगा, और रिपीटिशन हो जाएगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी मेरी। Yes, got it. गॉट इट? चलो मुझे आप हाँ। करके देंगे अब। हाँ बोलो बोलो। तो वो 7 वाला जो स्प्लिट किया है, अगर उसको हमने 9 करके एक और 2 डाला तो भी वो 1/2 फैक्टोरियल ही रहेगा ना? मुझे आप बोलो एक बार, क्वेश्चन सिनेरियो बोल सर- दो, मैं बना देता हूँ। सर 9 मतलब टोटल है, हाँ, तो 3 9 2 टोटल है, 2 2। ये सिनेरियो है। चलो हाँ। जी। ऊपर क्या आ गए? टोटल नंबर ऑफ लोग। नीचे क्या आ गए? इंडिविजुअल मेंबर्स इन ईच टीम। ये आ गया, ये तो सॉर्टेड है। नाउ हाउ मेनी टीम्स आर देयर हैविंग सेम नंबर ऑफ मेंबर्स? 3 टीम्स। ओके सर। ठीक है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ उसको वर्ड्स में आप लिखो। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है दैट इज टोटल नंबर ऑफ लोग, डिनोमिनेटर इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स हर टीम के, एंड दीज आर योर नंबर ऑफ टीम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स कितने हैं उस टीम में मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कितनी ऐसी टीम्स हैं जिनके अंदर क्या है आपके सेम नंबर ऑफ मेंबर्स, काउंट सेम है। चलता है? आप मुझे क्वेश्चन नंबर 14 करके देंगे एक बार, आप ट्राई करो। So 12 factorial divided by 5 factorial into 5 factorial into 2 factorial into 1/2 factorial. करेक्ट है। आपने एक ग्रुप बनाया ना बेटा, आपने बोला टोटल 12 बुक्स थी, उनको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक तरह से टीम बनाई ना हमने। जो पहला बंडल था उसके अंदर 2 बुक्स को रखा, सेकंड बंडल में 5 बुक को रखा, थर्ड बंडल में 5 बुक को रखा, यही बोला क्या? तो हमने क्या बोला? न्यूमरेटर इज द टोटल नंबर ऑफ लोग, जो इस केस में नंबर ऑफ बुक्स है, डिवाइडेड बाय हर टीम के इंडिविजुअल मेंबर्स इनटू नंबर ऑफ टीम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ मेंबर्स। सबका आंसर ये आ रहा है? मैच करा पा रहे हैं सब? Yes. 12th भी कर देना, 12th करो फटाफट। अब आप देखोगे आपको बिना सोचे, आप इतना क्वेश्चन को सिनेरियो बनाना ही नहीं पड़ रहा ट्रिक से, एक फटाफट लाइन पढ़ते ही क्वेश्चन आपके पास आंसर आना चाहिए। 12th का आंसर दो मुझे। So 6 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial into 1/3 factorial. 3 फैक्टर, क्योंकि सर बोले Yes, sir. टीम बनानी है इक्वल इक्वल लोगों की, तो 6/2 into 2 into 2 फैक्टोरियल into 1 by क्या? 3 factorial. 3 फैक्टोरियल। क्योंकि कितनी टीम्स ऐसी हैं इसमें सेम मेंबर है? टीम्स का काउंट है हमारा 3। 30 भी कर दो चलो। So 30 factorial upon 10 factorial into 10 factorial into 10 factorial into 1/3 factorial. चलो थोड़ा सा और सोचना, यहां तक आंसर सही है पर अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, सोचना भी जरूरी ना अपने को आगे बेटा। ये तो ठीक हो गया, ये तो आपने ऐसे बना दिया कि 30 लोगों को 10-10 की 3 टीम में बांट दिया, बट हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी डिप्यूटेड। आपने छाट तो लिए, छाटने के इतने तरीके हैं, अब छाटने के बाद इनको प्लेस भी तो करना है, आपको भेजना भी तो है बॉर्डर पे। कितने तरीके से भेज सकते हो? Into 3 factorial. Factorial. 3 टीम्स और 3 पोस्ट दैट कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज। ठीक है ना बेटा? तो अगेन क्वेश्चन को पढ़ के समझना, सिलेक्शन इज द ओनली टास्क और आई हैव टू अरेंज एज वेल। ठीक है ना? यहाँ अरेंजमेंट चाहिए था मुझे बाद में या नहीं चाहिए था? आई हैव टू अरेंज दैट। डाउट कैसा भी? 15th करना एक बार। आई होप क्वेश्चन नंबर लिखते जा रहे हो, क्योंकि डीपीपी में आपको दूंगा, कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े होंगे बीच में, तो वो आप बात घर पे ट्राई करेंगे। 15th पे आ जाओ, बताओ मुझे आंसर करने की कोशिश करो।
क्वेश्चन समझ पाया पहले कोई? यस सर। क्या है क्वेश्चन, बताइए बेटा। सर कि एंडी मॉन्टी और रिकी को 6 डिफरेंट बुक्स में से एक एक एटलीस्ट मिलनी चाहिए, या फिर ये भी हो सकता है एक को 4 मिल जाए, एक को 1 ही मिले, एक को 3 मिले, या एक को 2 भी मिल सकता है। 1 2 3 4 विल बी द ऑप्शन। 1 क्या क्या बोला आपने? 1 2 1 2 और 3 4। विल बी द ऑप्शन। चलो ऐसे सोचते हैं इसको। 6 बुक्स है पहले, है ना? 3 लोगों में बांटनी है। एक पॉसिबिलिटी ये है क्या? यस सर। ठीक है जी। एक पॉसिबिलिटी नेचुरली ये भी है। यस सर। और कोई पॉसिबिलिटी है? ये खत्म हो गई। सर 4 1 1। बिल्कुल। और ऐसे 2 को 1 1 दे दो, 1 को 4 दे दो। और कोई पॉसिबिलिटी है? मैंने से नहीं, अब नहीं कर सकता। नहीं अब तो भाई, अगर कम किया किसी का तो 0 हो जाएंगी बुक्स हमारी। इन 3 के बाहर कोई चौथी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है अपने को क्या? तो बताओ इसका आंसर क्या लिखोगे? अब तो आंसर करना आता है, क्या लिखोगे इसका आंसर? बोलो, अनम्यूट करो और आंसर दो बेटा। सर 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, इसके लिए सर। अच्छा मैं इसके बोल रहा हूँ। इसके लिए तो यही होगा। यस सर। इसके लिए क्या होगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 1 बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। इसके लिए 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब क्या करूं इनका? ऐड। क्यों ऐड करें? क्योंकि या तो बुक ऐसे बांटी होंगी, और है ना, तो या तो आपने बुक ऐसे बांटी होंगी, या ऐसे बांटी होंगी, या ऐसे बांटी होंगी। सो वी हैव टू ऐड दीस केसेस। आगे ग्रुप फॉर्मेशन समझ में कैसे काम करता है ग्रुप फॉर्मेशन? यस सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कराता हूं आपसे, फिर आप लोगों को फ्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और कर दो चलो। क्या आंसर करेंगे आप फर्स्ट पार्ट का? किसी के दिमाग में कोई आइडिया? तो 6C4 into 2C1। दोबारा बोलो बेटा। 6C4 into 2C1। बस ये आंसर आपका? लॉजिक? सर 6 कपल्स में से पहले 4 कपल सेलेक्ट करना। और करेक्ट है, मान गया। ये तो करेक्ट हो गया भाई, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अगर आप 4 लोगों को सिलेक्ट करना चाहते हैं और वो चारों कपल ना हो, तो आपको 4 डिफरेंट कपल्स तो सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना, है ना भाई? तो ये 64 लिख लेना यहाँ पे वर्ड्स में। 64 इज द नंबर ऑफ वेज आई हैव सिलेक्टेड 4 कपल्स फ्रॉम 6 कपल्स। कि 2C1 क्या कर रहा था बेटा फिर? either person from a single couple। कि अब आपने जो 4 कपल पिक करे उनके 2 में से एक ही आए, पर क्या ऐसा आपको लगता नहीं ये 4 बार होना चाहिए?
यस सर। ये फर्स्ट कपल में से एक आ जाए, सेकंड में से एक आ जाए, थर्ड में से एक आ जाए, फोर्थ में से एक आ जाए। ऑर्डर तो है नहीं यहाँ पे कि ऑर्डर चाहिए, मुझे सिलेक्शन करना है मुझे। क्लियर है बेटा क्या बोला? सबको आंसर क्लियर है? पहले हमने क्या करा, 6 में से 4 कपल चुने। 4 कपल क्यों चुने? क्योंकि मुझे 4 लोग ऐसे चाहिए जो कपल ना बने, तो आई हैव टू सिलेक्ट 4 कपल्स एंड देन फ्रॉम ईच कपल आई विल सिलेक्ट ओनली 1 पर्सन। फ्रॉम ईच कपल आई विल सिलेक्ट ओनली 1 पर्सन। डाउट? इसका आंसर दो। अब तो थोड़ा थोड़ा चीजें खुल गई, अब तो सेकंड पार्ट थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। Sir, is it 6C1 into 5C3? लॉजिक? 6 कपल में से एक कपल चाहिए और फिर जो कपल्स नहीं चाहिए तो वो 5। नहीं, अब जब गड़बड़ क्या हो गया आपको बताता हूं मैं। अगर आपने 6 में से एक ही कपल चुना तो लोग तो 2 ही है आपके पास। 2 ही लोग आए तो इनमें से 4 कैसे बनाओगे? गॉट इट? ओ हाँ। ये तो आगे तो फेल ही हो गया, सब कुछ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ना फिर तो। भाई आपको 4 लोग तो चाहिए, उनमें से फिर आपको एक कपल बनाना है। सर 6C3 6C3? 3 क्यों 6C3? सर 3 कपल आ जाएंगे, एक कपल बन जाएगा और 2 इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे उसमें। करेक्ट है। मैं 4 से 3 पे आना पड़ेगा मुझे। जो पहले मैं 6 में से 4 कपल बना रहा था, क्योंकि मुझे चारों इंसान अलग अलग कपल से चाहिए थे, इसलिए 4 कपल चुनने पड़े। अब मैं चाहता हूं उन 4 इंसान में से 2 तो कपल बनाए बनाए, और 2 कपल तब बनाएंगे जब आप 3 कपल सिलेक्ट करो। पहले आप 3 कपल्स को सिलेक्ट करो, उनमें से 2 लोग तो आ गए फ्रॉम 1 कपल एंड 1 ईच फ्रॉम रिमेनिंग 2 कपल्स। करेक्ट है बेटा? ये अप्रोच थी आपकी। यस सर। तो आंसर क्या हुआ? 6 में से 3 कपल इतने वे में सिलेक्ट हो सकते हैं। देन 3 में से हमने क्या करेंगे? एक सर कपल सिलेक्ट करेंगे। 2C1 और सर 2C1 into 2C1। 2C1, ठीक है। इसको ऐसा लिख लेना, ये हुआ आपने 6 में से 3 कपल सिलेक्ट करे, फिर 3 में से एक कंप्लीट कपल सिलेक्ट किया, और रिमेनिंग 2 में से एक एक आदमी उठाया ताकि वो कपल ना बन पाए। सर Third इसको part ऐसे का भी कर answer। सकते हैं ना कि पहले 6, बोलो बोलो, हाँ बोलो बेटा, सॉरी। सर सेकंड को ऐसे भी कर सकते हैं, पहले तो 6C1 एक कपल सेलेक्ट करें, नहीं, कोई देन गड़बड़ हो रेस्ट गई ऑफ। ना। आप समझो समझो, अगर आप 6 में से एक ही कपल पहले निकाल रहे हो तो 2 ही लोग आए आपके पास। सर देन फिर 5C2 एंड 2C1 का स्क्वायर। अब जब ऐसे करोगे तो आपके टोटल कपल कितने हो गए? हमारे पास काश ऐसा ऑप्शन होता ना। 11 कपल नहीं है कि आप पहले इन 6 में से अलग कर लो, फिर इन 5 को अलग कर दिया आपने। ये समझो, एक लॉजिक होता है। अब अगर मैं ऐसे समझाऊं आपको, एक छोटा सा कार्ड वाला एग्जांपल ले लेता हूं ताकि याद आ जाए आपको 12th क्लास से। मान लो आप 52 में से 4 कार्ड्स निकालना चाहते हैं, तो 52 में से 4 कार्ड टोटल कितने वेज में सिलेक्ट हो सकते हैं? 4 वेज में। 52C4 वेज में, है ना। और फिर आपसे बोला जाता था कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो 4 कार्ड है उनमें से 2 फेस कार्ड है, बोलते थे ना ऐसे आप। तो फेस कार्ड सपोज मैं 12 मानता हूं, तो 12 में से 2 फेस कार्ड, रिमेनिंग 40 में से कितने कार्ड? 2 कार्ड। तो ये टोटल जो होता है ना, ये टोटल के मैच करता है, और नीचे वाला टोटल जो है इससे मैच करता है। समझ रहे हो पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूं? जिनका डाउट था 61, देखो समझो, आप जब ऐसे सिलेक्शंस बनाते हैं, मान लो ये जब आप कपल्स के लिए ही बात कर रहे हैं, हमारे केस में हमने क्या किया, इसको ऐसे तोड़ा है समझो। हमने पहला स्टेप क्या किया कि हमने 6 में से 3 कपल सिलेक्ट कर लिए, है ना। 6 में से 3 कपल सिलेक्ट करें। 3 कपल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 3 कपल्स होंगे तो मेरे पास लोग कितने आएंगे? 6 लोग मेरे सामने खड़े हो गए आके, और उनमें से एक कंप्लीट कपल होगा। रिमेनिंग ये भी अगर कपल है तो इसमें से एक चुना, ये कपल है तो इसमें से एक चुना मैंने। अब आपने बोला 6 में से एक कपल चुन लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद सर जो 5 बच गए उसमें से 2 कपल सेलेक्ट किए, अच्छा ठीक है, फिर क्या किया? और सर जो 2 कपल सेलेक्ट हुए उनमें से एक एक पर्सन सेलेक्ट किया, 2C1 into 2C1। फिर आंसर आई थिंक सेम आ रहा है। अच्छा, देखते हैं एक बार को। यह आ गया आपका 3 into 2 into 2, यह आ गया आपका 12, है ना।
और 12 63 कितना आ रहा है? कैलकुलेटर है किसी के पास? आपके पास देखो एक बार चेक करो सर 20। ऊपर, ये मेरे वाले अप्रोच से 20 आ रहा है ना? आप वाले प्रोसेस ये सर टोटल आंसर आ रहा है 240 आ रहा है दोनों प्रोसेस से। दोनों से 240 आ रहा है। सेम में से हमने एक कपल सेलेक्ट करा, ठीक है। नहीं सॉरी बेटा, मैं ये चीज को यहाँ कंफ्यूज कर गया। नहीं ठीक है, आपकी अप्रोच सही है एक्चुअली, मैं उसको थोड़ा प्रोबेबिलिटी वाली अप्रोच में ले गया, वहां मेरे से गड़बड़ हुई है। ठीक है, ये अप्रोच लगा सकते हैं कि 6 में से एक कपल सेलेक्ट कर लिया, बचे 5 में से 2 कर लिए, एंड देन उनमें से एक एक कर लिया। हाँ, ये बैलेंस कर दिया आपने यहाँ पे। सॉरी, मैं ये भूल गया ना, मैं इसको यहाँ 3C1 से मैच करा रहा था। ठीक है अप्रोच। सर ये सेकेंड अप्रोच में 2C1 क्या हो रहा है? इन्होंने ये करा कि 6 में से एक कपल ही सिलेक्ट कर लिया पहले, तो 2 लोग तो आ गए इनके पास, है ना भाई? 2 लोग तो यहां से इनको मिल ही गए ना। अब इन्होंने बचे हुए 5 कपल में से 2 कपल सिलेक्ट करें, तो कितने लोग आ गए इनके पास? 4 लोग। फिर इन 4 में से एक एक आदमी निकाल लिया इन्होंने 2C1 करके। ओके सर। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। क्या करोगे आप? जो 4 लोग सिलेक्ट करो उसमें कम से कम एक कपल हो। अच्छा, कम से कम एक हो तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 2। भाई ज्यादा 4 2 हो सकते हैं। सॉरी 2। नहीं, 4 लोगों में 4 कपल नहीं बने बेटा भाई, कम से कम एक कपल हो सकता है। तो इसको ऐसे तोड़ दूं क्या? या तो एग्जैक्टली 1 कपल निकलेगा, तो बोला एटलीस्ट 1 कपल चाहिए, तो दैट इज सेम एज सेइंग एग्जैक्टली 1 कपल, और एग्जैक्टली कितने कपल मिले मुझे? 2 कपल्स। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्या है बेटा? नहीं है सर। नहीं है। एग्जैक्टली 1 कपल के हम लोग आंसर निकाल ही चुके हैं इसका, तो एग्जैक्टली 2 कपल कैसे आएंगे? 62। बोले 62 एक ही तरीका है कि 2 कपल सेलेक्ट कर लो, तो वो तो ऑलरेडी 4 लोग बन जाएंगे आपके। तो आपका आंसर क्या होगा थर्ड पार्ट का? जो आपका सेकंड पार्ट का आंसर है प्लस आपका 62। अच्छा, लास्ट पार्ट का क्या आंसर होगा? एट मोस्ट 1 कपल, मतलब फर्स्ट और सेकंड का कौन सा? बिल्कुल, या तो एक भी कपल ना आए या एक कपल आ जाए, तो उसके लिए मैं फर्स्ट और सेकंड का आंसर ऐड कर दूंगा। चलता है? सो दिस कंप्लीट्स बेटा। आज मैं यहीं पे रोक रहा हूं इसको। तो अब आपको ये वाली डीपीपी भेज दूंगा मैं, पुरानी डीपीपी आपके पास ऑलरेडी है, आप दोनों को सॉल्व करोगे, मैं आंसर्स भी शेयर करूंगा। फिर मुझे आप अपने डाउट्स पोस्ट कर दोगे ग्रुप के अंदर ही कि मेरे ये डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, सो अगर मुझे बीच में टाइम मिलता है ना वीक में, तो मैं क्या करूंगा, रिकॉर्ड, अगर कम क्वेश्चन हो तो आई विल रिकॉर्ड द क्लास एंड आई विल शेयर इट विद यू, ताकि अपना टाइम लगे ही ना। ठीक है, और लगता है कि ज्यादा डाउट्स है तो अपने वी विल कीप अ डिस्कशन क्लास। ठीक है बेटा, यस सर। चलो।